जब बुल मार्केट होता है ना, सब चीज चलता है, मतलब आपका खबर भी चल जाता है, सब चल जाता है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट ये ओल्डेस्ट वेस्टर्न मेथड है। मैं आपको बोलूँ 4 टाइप के ट्रेडर होते हैं। अच्छा, कहीं भी आप ब्रॉड लेवल पे इन्हीं 4 में हर ट्रेडर को डिवाइड कर सकते हो। जब दिमाग में क्लैरिटी नहीं है ना, तो फिर लेजर में क्लैरिटी नहीं आता है। प्रॉब्लम एनालिसिस अगर अच्छा नहीं होगा ना, सॉल्यूशन कभी अच्छा नहीं आता है। करेक्ट। और प्रॉब्लम एनालिसिस ज्यादातर होता ही नहीं। एक बार ऑब्जेक्टिविटी लाइफ में आता है ना, तो ट्रेडिंग फिर है ना और बेटर होते जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए पॉडकास्ट में। अभी आज का पॉडकास्ट बनाने के लिए मैं आया हूं पूना में, और अगर मैं पूना में आया हूं तो आप लोग नाम गेस कर ही सकते हो। मैं आया हूं प्रशांत शाह जी के पास। तो प्रशांत जी, वेलकम हमारे वीडियो में। थैंक यू। तो अभी हम लोग प्रशांत जी के ऑफिस में है, डिफाइन एज में। और प्रशांत जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, राइट? हाँ, आई मीन मिल रहे फर्स्ट टाइम। हाँ, 1-2 बार बात हुआ है, बात हुआ है। तो प्रशांत जी, जो आप करते हो, मतलब मैंने आपके ट्विटर में वीडियो देखे हैं। आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में 1-2 बार ट्विटर में वीडियो डाला था जी। और जो इजी वे में आपने समझाया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने मार्केट में बहुत साल निकाले हैं। हाँ। और आपने मार्केट की बहुत सारी तेजी और मंदी देखी है। हाँ, तो सर, आप मुझे ये बताइए कि आप मार्केट में आपने ट्रेडिंग कब से शुरू किया, और आपको कभी ऐसा लगा कि भाई मुझे मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, और ये आपकी डिफाइन एज की जो जर्नी है पूरी, अगर आप वो बता सको तो हमारे सारे ऑडियंस को बताइए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विजय जी, आपके पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। मज़ा आ रहा है, जो थोड़ा बहुत भी इंटरेक्शन हो रहा है तो काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने मिल रहा है आपसे। अच्छा, ये आपने मुझे जर्नी के बारे में पूछा है। मैं थोड़ा सा शुरू से थोड़ा ब्रीफ करता हूँ, ये उससे भी रिलेटेड है जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लगेगा ज़्यादा हो गया तो आप कटवट कर लेना, कोई इशू नहीं है। बट आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मेरा जो स्टॉक मार्केट में जर्नी स्टार्ट हुआ ना, दैट वाज इन 2005, जनवरी 2005। एक्चुअली आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और मेरा जो था थोड़ा इनिशियल स्ट्रगल रहा, लेकिन काइंड ऑफ एवरेज स्टूडेंट। लेकिन मुझे है ना स्टडी में एक चीज़ बहुत अच्छे से कहीं रियलाइज़ हो गया वाइल इवन व्हेन आई वाज स्टडिंग, कि चीज़ों को अगर आप थोड़ा समझ के करो। सब लोग मार्क्स के पीछे थोड़ा सा जो करते हैं ना, तो अगर आप चीज़ों को समझ लो ना तो आप बेटर कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा एक लाइफ में मेरे लिए थोड़ा ब्रेक थ्रू रहा। उसके बाद मेरा जो हायर स्टडीज़ था, ग्रेजुएशन वगैरह, वो बहुत स्मूथ इसकी वजह से गया, बिकॉज वो अप्रोच ही बन गया लाइफ में। बट एंड थोड़ा सा उसके बाद जो मैं आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो अकाउंटेंसी वगैरह में थोड़ा सा अच्छा ग्रीप आ गया, बिकॉज थोड़ा इंटरेस्ट लेके समझ के कर रहा था। उसके बाद आई वॉज परस्यूइंग फॉर CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और वो करते टाइम फिर मेरे सिस्टर का मैरिज वगैरह हुआ, एंड वो मुझे ही करना पड़ा, तो थोड़ा डेड वेट हो गया। तो आई थॉट अभी ये कर नहीं सकते हैं, थोड़ा कुछ जॉब देखना पड़ेगा। आई वॉज वर्किंग इन अ मतलब स्टडी के साथ पार्ट टाइम आई वॉज वर्किंग इन अ PCO बूथ, अगर आपको याद रहेगा, वो कॉइन वॉइन होता है ना। हाँ, तो मेरा जॉब इतना था वो कलेक्ट करना है, दैट वाज माय। तो उस टाइप का मेरा वो था। लेकिन उसके साथ आई वाज स्टडिंग। उसके बाद मैंने छोटा सा एक और कंपनी में काम किया, जस्ट टू डिपॉजिट चेक्स एंड ऑल, उस टाइप का था। लेकिन फिर मैंने किसी फ्रेंड को बोला कि अब मुझे कुछ जॉब वॉब देखना पड़ेगा, ये तो सर्वाइव नहीं कर सकते। मेरा ग्रुप वगैरह क्लियर हो गया CA का, लेकिन उसके बाद 3 इयर्स का इंटर्नशिप था, तो वो नहीं कर सकते थे सस्टेन। आई थॉट उसको बाद में करेंगे। तो किसी फ्रेंड के रेफरेंस से मेरा स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकरेज फर्म में मुझे जॉब मिला। दिस वॉज इन Jan 2005। अच्छा। माई जॉब वॉज टू ओपन डीमैट अकाउंट्स। वो डीमैट अकाउंट उस टाइम पे कैसा था, आज सब ऑनलाइन है, उस टाइम वैसा नहीं था। वो मतलब 50 पत्ते होते थे साइन करने के लिए। हाँ, वो भी एक था। एंड देन जस्ट ऐसे ही बोलते थे, ये स्ट्रीट में जाओ, कुछ शॉप से जाके खोलो डीमैट अकाउंट, उस टाइप का था। एंड आई वाज नॉट इवन नोइंग के डीमैट अकाउंट। वही वापस, तो आई थॉट कि नहीं, मुझे पहले समझना पड़ेगा कि ये है क्या बेसिकली। और मैंने देखा आसपास लोग कैसे कि यार कर लो। और स्टॉक मार्केट आज फिर भी थोड़ा सा बेटर है, अभी भी हम लोग मैच्योर स्टेज में नहीं है एज पर माई दिस थिंग, बट तो बहुत ही प्रीमैच्योर स्टेज था। अगर हम लोगों से भी मिले, बहुत ज़्यादा ऐसा अवेयरनेस भी नहीं था। लेकिन एक अच्छा चीज़ क्या था कि आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल, और अलग अलग लोगों से मिलता था, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कुछ लोगों को मुझे ही सिखाना पड़ता था कि स्टॉक मार्केट में करना क्या है। तो आई स्टार्टेड रीडिंग। थोड़ा सा CA का बैकग्राउंड था, तो मेरा एक्चुअली स्टार्ट हुआ फंडामेंटल एनालिसिस से। मतलब आई यूज टू स्टडी बिजनेस थोड़ा सा, मतलब बहुत ऐसा उस टाइम ऑनलाइन भी बहुत अवेलेबल नहीं था आज के दिन जैसा, लेकिन जो जहाँ से समझ में आता है। और उस टाइम और माहौल कैसा था, खबर का। मतलब आप खबर ले आओ कहीं से, इनसाइडर का न्यूज़, कुछ तो ऐसा लेके आओ। टिप आई है।
टिप आई है, वो बहुत चलता था उस टाइम। इवन लोगों को भी जब मैं मिलता हूँ एज अ डीमैट अकाउंट ओपन करता हूँ, तेरे पास खबर आता है क्या, तेरे पास टिप आता है क्या, वही सी चीज़ था। तो फिर वो भी मतलब फ्रेंड से इधर उधर, फिर थोड़ा कनेक्शन से कि कहीं से रिसोर्सेस मिलते हैं कि लोगों को हम बता सके, वहाँ से वो स्टार्ट हुआ। लेकिन बहुत जल्दी कुछ चीज़ें समझ आ गई। पहली बात तो है कि ये जो खबर ओवर होता है, ये अच्छा, जब बुल मार्केट होता है ना, वो सब चीज़ चलता है, मतलब आपका खबर भी चल जाता है, सब चल जाता है। और ये नहीं होता है कि खबर वाले स्टॉक गिरते नहीं है। तो वहाँ से फिर मुझे किसी एक क्लाइंट से कहीं समझ में आया कि टेक्निकल एनालिसिस जैसा चीज़ होता है, वो कुछ चार्ट वार्ट देख रहे हैं। तो फिर वहाँ से मेरा एक्सपोजर हुआ टेक्निकल एनालिसिस को। देन अगेन आई स्टार्टेड रीडिंग कि वो एक था नहीं, इसको समझना है, अच्छे से समझना है कि व्हाट इज़ दिस। पहले तो वही एक इनिशियल जर्नी रहता है, समझ में आ गया तो थोड़ा एक होता है ना यार, इसको ट्रेड करेंगे। फिर वो सब इनिशियल जो गलतियाँ होता है वो सब किया। लेकिन धीरे धीरे मेरा बहुत अच्छा कन्विक्शन बिल्ड हो गया टेक्निकल एनालिसिस पे। और आई रेड अ लॉट, मतलब जितना भी मैं अवेलेबल हो सकता था। उसके बाद एक्चुअली 2007 में ये एक लोअर सर्किट था, जो लोग उस टाइम मार्केट में होंगे शायद उनको ध्यान में होगा। वो पी नॉट से रिलेटेड फिनेंस मिनिस्टर ने आके स्टेटमेंट दिया है टीवी पे, और एक लोअर सर्किट है। उस टाइम आई वाज लॉन्ग, मतलब वो सब लॉन्ग अच्छा खासा बिल्ड था। हाँ, उस टाइम कुछ गलतियां और समझ में आ गई। तब तक जो ज्ञान लगती थी ना, जो चीज़ें जैसे पोजीशन साइजिंग हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, इंपॉर्टेंस उस टाइम और समझ में आ गया। ऑल्दो बहुत कंट्रोल में था, तो ऐसा नहीं है कि बहुत डैमेज हुआ, लेकिन वो चीज़ समझ में आ गई। वो लेसन्स मुझे बहुत हेल्प किए 2008 में। 2008 वाज अ वंडरफुल ईयर फॉर मी, क्योंकि रिवर्स जल्दी हो गया और बाकी सब चीज़ें। तो मेरे क्लाइंट्स और ये सब जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड थे, और बाय देन क्या हो गया, बिकॉज ऑफ माई अप्रोच एंड ऑल, मेरा कंपनी में, सर्कल में और बाकी जगह नाम बहुत अच्छा हो गया कि रिसर्च अच्छा है, जो क्लाइंट्स वगैरह भी बहुत जुड़ने लग गए इवन ओवरऑल। और मेरा ग्रिप भी अच्छा था, कॉन्फिडेंस भी अच्छा था। 2008 में इट बिकेम बेटर, और मेरा और बहुत कन्विक्शन बढ़ गया टेक्निकल एनालिसिस। देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे इस चीज़ में और अच्छे से घुसना है। इनफैक्ट आई स्टार्टेड, जिसको मेरा एक्सेल में मैंने थोड़ा सा, आप जितने भी इंडिकेटर्स वगैरह बोल सकते हो, आई कोडेड देम इन एक्सेल। और प्राइस पैटर्न्स में कैंडलस्टिक पैटर्न्स आई यूज्ड टू फॉलो, ऑफ कोर्स कैंडलस्टिक चार्ट्स। उसमें शायद ही कोई प्राइस पैटर्न ऐसा होगा जो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, मतलब चार्ट देख के आई कैन टेल यू। तो वो सारा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गया। आई रियलाइज मेरे को और अच्छे से करना है, तो फिर मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस किए, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, CFT मेरा स्टार्ट हुआ, सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्नीशियन। ये इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं जो आज है, लेकिन उस टाइम बहुत नए थे कंपैरेटिवली। तो वो मैंने ये 2009 वगैरह में ये अपेयर करना स्टार्ट किया। एंड माई ऑब्जेक्टिव वॉज टू लर्न मोर, मतलब ये सब मुझे और डीप में सीखना है। जितने इसके आसपास जितना लोगों ने काम किया है, आई जस्ट वांट टू स्टडी इट ऑल, ये टाइप का था। और इसीलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ ना, वो कोडिंग का भी, जैसे इंडिकेटर का भी होता है। अगर बहुत लोग, अगर मैं पूछूं क्या RSI एक इंडिकेटर है, बहुत पॉपुलर है कंपैरेटिवली, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे बनता है, बहुत कम लोग उसको एक्चुअली बोल पाते हैं। और जो लोग उसका फॉर्मूला पता भी है, वो कहीं पता है ऑनलाइन सर्च किया, अच्छा ये फॉर्मूला ये ऐसे ऐसे होता है, उससे भी नहीं समझ आता। जब तक आप उसको पूरा डिग नहीं करते, आपको वो पूरी तरह से अगर चीज़ समझ नहीं आए ना, एक्चुअली क्या होता है कि आप उस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो आपको दिखा क्या रहा है। तो ये मेरा जर्नी उसी टाइम स्टार्ट हुआ था। आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट, और वो अप्रोच कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा था, बिकॉज थोड़ा सा मैं डिटेल में जाता था। उस टाइम पे आई केम अक्रॉस टेक्निक। सबसे पहला मेरा एक था लाइन ब्रेक, 3 लाइन ब्रेक करके एक चार्टिंग मेथड है। अच्छा। कुछ लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता है। हाँ, तो एक अलग मेथड है। एक्चुअली ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस ना, वो 2 डिवीजन में है, एक है वेस्टर्न मेथड, एक है जापानीज मेथड। जो आप बार्स चार्ट बोल रहे हो आप, या जो इंडिकेटर्स वगैरह, ये सारे वेस्टर्न मेथड्स हैं। अच्छा। और जो ये कैंडलस्टिक चार्ट्स है, ये हेकिनेशी चार्ट्स है, ये लाइन ब्रेक, रैंको चार्ट्स, इचिमोकु इंडिकेटर आपने सुना होगा, सब जापानीज मेथड्स हैं। तो यहाँ से ये सब ऐसे अलग अलग लोगों ने काम किया है। तो ये जो मैंने ये जो लाइन ब्रेक था, ये जापानीज मेथड था। आई फाउंड इट लिटिल इंटरेस्टिंग, मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर काफ़ी काम किया स्टार्टिंग में। उसी के टाइम वाइल गिविंग एग्जाम्स एंड ऑल, मेरे को एक और एक मेथड समझ में आया, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ये ओल्डेस्ट वेस्टर्न मेथड है। मैंने पहले तो ये पढ़ा तो मुझे थोड़ा लगा ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड, मतलब एविडेंसेस है कि चार्ल्स डाउ वगैरह इस मेथड को यूज़ करते थे। अच्छा। तो ये मेथड में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया।
जब मैंने उसको देखा, एक्चुअली पहले तो मैंने थोड़ा एग्ज़ाम के लिए किया, लेकिन देन उसको अच्छे से स्टडी किया, तो इनिशियली मुझे वो एक चीज़ रियलाइज़ हो गया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो प्रैक्टिकली हम फॉलो करते हैं ट्रेडिंग में, इसमें सॉल्यूशंस है। अच्छा। फिर वो मेथड में मैंने बहुत डिटेल में काम किए, वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुआ नॉइजलेस चार्ट्स। उसी के साथ जब मैं स्टॉक मार्केट में ब्रोकिंग फर्म में काम करता था, एक्चुअली मैं आपने अगर कभी सुना होगा कि नीट टर्मिनल होता है, हाँ, है ना, जो डायरेक्ट, तो मैं जो एक्सचेंज से डायरेक्ट कनेक्टेड हाँ, इनफैक्ट तो मैंने वो ऑपरेट भी किया है मेरे क्लाइंट्स के लिए। आई यूज्ड टू एक्चुअली सिट ऑन दैट, तो बहुत टाइम तक मैंने स्क्रीन ऑब्जर्व किया है और वो सब, मतलब एनालिसिस के साथ सॉफ्टवेयर वगैरह। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि मेरा स्क्रीन रीडिंग बहुत अच्छा है, मतलब मैं स्क्रीन रीड करके आई कैन गेट अ सेंस कि ये स्टॉक। बहुत सारे लोग हैं जो स्क्रीन रीड करके ट्रेड मारते हैं। बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो स्क्रीन रीडिंग में भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ पैटर्न्स ही होते हैं। हाँ, वो सबकॉन्शियस आपका एक्सपीरियंस होता है, आप कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, समहाउ दे आर पैटर्न्स ओनली, जो आपका फिर आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आता। तो वहाँ से मेरा एक्चुअली एक सब्जेक्ट निकल के आया रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब दैट वाज मोर ऑफ अ थिंग जो मैं स्क्रीन पे करता था। तो ये जब मेरा 2011-12 देन आई थॉट कि अब मुझे मेरे क्लाइंट्स वाइंट्स हैं, मैं काम करता हूँ, आई स्टार्ट माई ओन, मैं अपने कुछ PMS VMS स्टार्ट करता हूँ या कुछ अपने क्लाइंट्स के लिए ही आई ट्रेड एंड आई ट्रेड फॉर माई ओन। लेकिन ये जो मेथड था उसके लिए मुझे थोड़ा सा कोडिंग वोडिंग चाहिए था, क्योंकि टूल ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। ओके। सर के मतलब मैं कॉमन फ्रेंड के थ्रू राजेश बढ़िए करके एक जन से मिला, वो उनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड था कोडिंग वोडिंग में, IT रिलेटेड भी, और फाइनेंस भी था IT में। तो रिजल्ट क्या, आई कोड दिस फॉर यू, और वो हमने वहाँ से स्टार्ट किया। वो 1-1.5-2 साल तो हमें लग गया जो मुझे चाहिए था वो बनाने में। अच्छा। और उस टाइम पे जैसे मैंने बोला कि मैं क्लाइंट्स को और जो मैं रिसर्च करता था, तो थोड़ा सा नोन सर्कल बहुत अच्छा हो गया। इवन इंडस्ट्री में जो बाकी क्लोज सर्कल था, पीपल वो नोइंग मी, और उनको थोड़ा सा ये टेक्निक्स भी पता चला। थोड़ा थोड़ा ब्लॉग लिखता था मैं P&F पे, बहुत कम लोग देखते थे, लेकिन फिर थोड़े धीरे वो स्प्रेड होने लगा। फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे इनवाइट किया कुछ कॉन्फ्रेंसेज वगैरह में टू प्रेजेंट माय स्टफ्स, और फिर मैंने जब इस टेक्निक पे बात किया तो कुछ लोगों को वो बहुत हुक कर गया। तो वो लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि आप ये जो टूल यूज़ कर रहे हो, इफ़ यू कैन गिव एक्सेस टू मी। फिर वहाँ से एक मैंने डिस्कस किया। अच्छा, वो मैंने शुरू में कुछ लोगों को ऐसे ही एक्सेस दिया कि आप भी कर लो, मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं सिखाता हूँ, आप कर लो। मुझे है ना उसके बाद कुछ ईमेल्स आना स्टार्ट हुआ, हाउ दिस इज़ कम्प्लीटली लाइफ चेंजिंग फॉर देम। मतलब मुझे कॉन्फ्रेंस में तो कुछ लोगों ने आके जैसे जैसे पैर वैर छू लिया, मतलब वो मेरे लिए उस टाइम पे इट वाज लाइक ओवरवेलमिंग। कौन सा वाला सिस्टम आपका, ये पॉइंट एंड फिगर के कुछ मेथड्स जब मैंने जो मैं कर रहा था, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस और लोगों को सिखाया भी उस टाइम पे, तो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह पे टू प्रेजेंट। ओके। ये चीज़ मुझे क्या रियलाइज़ किया सी, मेरा कैसा है कि व्हेन मेरा जैसा और एक ब्रेक थ्रू क्या था, व्हेन आई वाज स्टडिंग इन कॉलेज और वो सब, मैं ना कुछ डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने लग गया। एक बॉम्बे में पांडुरंग शास्त्री आठवले का एक ये होता था, एक DBT ग्रुप, समहाउ आई केम अक्रॉस। और मुझे वहाँ पे जाके क्या देखा मैंने कि पीपल आर डिबेटिंग ऑन द टॉपिक्स लाइक स्वामी विवेकानंद का बायोग्राफी, भगवद गीता या ये सब। इट्स नॉट लाइक मोर ऑफ माइथोलॉजिकल, लेकिन आपका एक बहुत अच्छा तो मैंने वो ना उस टाइम काफ़ी बायोग्राफीज पढ़े, विवेकानंद, शंकराचार्य और ये सब भी, तो मेरा वो एंगल है। तो वो भी एक जो एक रहता है ना कि नो यू शुड हैव अ पर्पस इन लाइफ, तो वो मेरे को है ना उस टाइम ये समझ में आया कि मैं ये तो कर रहा हूँ, इफ आई टॉक अबाउट इट एंड और लोग भी इसको एक्सेस मिले, इट्स अ गुड वर्क। तो फिर मैंने थोड़ा सा ये हम लोग को एक, और ऑफकोर्स उसके साथ एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी भी स्टार्ट हुआ। हमने ये डिवीज़न स्टार्ट किया, मतलब सॉफ्टवेयर हम लोग अवेलेबल करा के देंगे। एंड कंप्लायंस को मैं कभी भी, मतलब मेरे लिए प्राइमरी चीज़ कंप्लायंस है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन दिस बिजनेस। तो मैंने डे 1 से ही डेटा वेंडर वगैरह, ऑथोराइज डेटा वेंडर बन गया मैंने इससे, और वहाँ से हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। फिर इवेंचुअली वो जर्नी बहुत अच्छा रहा। मैंने साथ में फिर बुक्स लिखे। माई फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश्ड इन 2017 पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे। वो भी अपने आप में एक स्टोरी है। वो पब्लिशर ने एग्रीमेंट करके 1 साल तक पब्लिश नहीं किया, मैं पीछे पड़ा रहा। ही वॉज लाइक ये कौन ज़्यादा फिर पढ़ेगा, आई वॉज अनकन्विंस्ड। फिर मैंने जाके खुद उसको पब्लिश किया, लेकिन वो वेरी वेल रिसीव्ड। वो बुक वॉज लाइक मतलब अगर पॉइंट एंड फिगर इस सब्जेक्ट में ही देखोगे तो वो इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ऐसा मुझको लगता है, बिकॉज बहुत इनोवेटिव काम वहाँ पे हुआ है। क्योंकि मैंने कोई पॉइंट एंड फिगर पे, मुझे नहीं पता कौन सी बुक और मार्केट में अवेलेबल है। यस,
तो यस है, जैसे एक थॉमस डॉसी की बुक है, टॉम डॉसी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। वैसे तो काफ़ी बुक्स है, 1933 से फर्स्ट पब्लिश बुक मतलब मैं अपने इंडियन ऑथर्स की बात कर रहा हूँ। इंडियन ऑथर्स में मेरा फर्स्ट काम रहेगा एज फार एज इवन आई नो। एक जेरेमी डुप्लेसिस का काम है, मैंने इन लोगों को पढ़ा है और ये सारी चीज़ों पे काफ़ी काम किया है। इंडिया में ना टूल ज़्यादा है, और अब अगर मैं ये क्लेम करूँ कि ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया में जो पॉइंट एंड फिगर प्रैक्टिस होता है, वी आर लीडर्स, मतलब इवन ग्लोबल लेवल पे भी हमारे पास बहुत कुछ है उनको सिखाने के लिए। ओके। एंड बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है यहाँ वहाँ, सो आई और मतलब आई टोटली बिलीव के हम जिस लेवल पे अब इसको प्रैक्टिस करते हैं, या यहाँ की कम्युनिटी है, यहाँ पे जो ट्रेडर्स करते हैं, उनको भी उतना इंसाइट नहीं है अभी। इसके साथ ही मैंने फिर ये जो एक चार्टिंग मेथड होता है ना, जैसे कैंडलस्टिक चार्ट मेथड तो है, ये पॉइंट एंड फिगर इज अ चार्टिंग मेथड। फिर वैसे ही जापानीज में एक और चार्टिंग मेथड है, रेंको चार्ट। ओके, हाँ। मैंने उसके ऊपर फिर दूसरा बुक लिखा, बिकॉज थोड़ा सा रिलेटेड है, थोड़ा अलग है। वो तो मेरे ख्याल से उतना डिटेल काम ग्लोबल लेवल पे ही इट्स अ फर्स्ट बुक। मेरी वो बुक पोर्टुगीज लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हो रही है। ओके। एंड मतलब वहाँ पे भी, सो आई हैव हेड ऑफ नो वेबिनार विद शिकागो के फ्लोर ट्रेडर्स जो होते हैं शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज में, तो ये भी वहाँ पे काम हुआ। फिर कोविड आया, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, तो एक मेरे बहुत टाइम से दिमाग में था, उसके ऊपर मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ और ब्रेथ के ऊपर मैंने एक बुक लिखा। वो भी उस सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि बहुत इनोवेटिव काम है, मतलब मैंने टच ही उधर किया है, अगर काम नहीं हुआ अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट इट। करेक्ट। और फिर एक दूसरे वे में मैंने थोड़ा सा साइकोलॉजी पे बुक लिख लिया, हाँ। यू मी एंड ट्रेडिंग, जो मेरे चारों बुक में से मेरा बहुत फेवरेट है। हालांकि लोगों को ज्ञान लगता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके। तो ये सब एक जर्नी रहा। इसके साथ हमने वेब वर्जन एक लॉन्च किया ट्रेड पॉइंट करके, फिर एक ऑप्स्ट्रा हमने लॉन्च किया, जो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, इट्स अ वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म। तो ये डिफाइन एज का एक जर्नी रहा, और ये इस तरह से मतलब ओवरऑल मेरा एक्सपोजर रहा इन यू नो प्रोडक्ट साइड, बिजनेस साइड, रिसर्च साइड, और ये एक ओवरऑल इन ब्रीफ जर्नी है। लेकिन इसके साथ आई मेट लॉट ऑफ पीपल, और वो एक कलेक्टिव यू नो लर्निंग रहा है। तो ये कितने साल का आपका जर्नी है? जैसे आपने मुझे बताया कि आपने एक वो जो पीसीओ बूथ से कॉइन कलेक्ट करने से लेके अब तक डिफाइन एज बनाने तक की जर्नी का, अगर मैं आपको टाइम पूछूं तो कितना टाइम हो गया ये सब? ऑलमोस्ट 19 ईयर प्लस। ओके। बट मैंने आपकी स्टोरी में एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए समझा है कि आपने रीडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इनफैक्ट मैं कोई पहला टेक्निकल एनालिस्ट वाला बंदा से मिल रहा हूँ जो रीडिंग पे इतना फोकस करता है। एंड ऑब्वियसली मैंने आपकी बहुत सारी बुक देखी है, बट मैं आपको बस सच बताऊँ, मुझे पॉइंट एंड फिगर के बारे में कुछ नहीं पता है। तो आज मैं भी ये वीडियो के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि आई डोंट नो आप मुझे आज क्या बताने वाले हो, क्योंकि आज आपके ऊपर मेरे साइड से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। वेरी गुड, तो आई विश के बहुत सारे लोगों को पॉइंट एंड फिगर के बारे में नहीं पता होगा। आई नो कि अगर आपके जो भी व्यूअर्स है जो रेगुलरली आपका पॉइंट एंड फिगर यूज़ करते हैं, उनके अलावा, तो सर अभी हमारी मैं जो वीडियो बनाने का मेरा जो मोटो है ना, वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं पैसे बनाने के। यस। बट आप किसी एक तरीके को सिलेक्ट करो जो आपको सूट होता है, और आप उसमें मास्टरी करो। जिसे मैं मतलब ब्रूस ली का एक कोट है जो मैं बहुत ज़्यादा डीपली मानता भी हूँ। तो सर ये पूरी जर्नी में एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर आपने किस चीज़ में मास्टरी की है? ये कोट जो आपने बोला, ये बहुत मतलब मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट कोट्स है। मैंने इनफैक्ट अपनी पॉइंट एंड फिगर के बुक में इसको भी मेंशन किया है। मास्टरी करना, यस, जैसा आपने बोला वो सही बात है कि बहुत सारे तरीके हैं ट्रेड करने का, बहुत सारे मेथड्स हैं, और ये नहीं होता कौन सा सही कौन सा गलत। इट इज़ लाइक रिलीजन, हर चीज़ एक ही जगह ले जाएगा, मेथड्स अलग अलग है और सब अपने हिसाब से सही है। इसीलिए मेरे चारों बुक्स में, कहीं टॉक्स में, सोशल मीडिया में, आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि मैंने किसी भी थ्योरी, किसी भी पर्सन के बारे में कभी भी नेगेटिव बोला हो, या कभी कंपैरिजन करके ये बोला हो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आपको करना है। करेक्ट। जो लोग ये बोलते हैं उनको भी पता नहीं है कि वो गलत है, वो उनका तरीका है, राइट, कि उनको देखने का। आप जो चीज़ फॉलो कर रहे हो इतने सालों से, आपको वो बेस्ट ही लगेगा, राइट। तो आप बोलोगे ये तो बेस्ट है। हर ट्रेडर, हर बंदा अलग है, वो उनका माइंडसेट अलग है, नॉलेज लेवल अलग है, एक्सपीरियंस लेवल अलग है, तो हर एक के लिए बेस्ट ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होता है जो मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ
कि आप जो भी कर रहे हो उसमें डेप्थ सीख करो, मतलब थोड़ा सा उसमें डीप में जाओ, थोड़ा सा उसको और समझो। अगर आप समझोगे ना, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम कहाँ आता है पता है, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग। और मेरा आपको सारे बुक में सब अप्रोच में एक चीज़ मिलेगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्टॉक लेते हैं और फिर रात को सो नहीं पाते, ट्रेड लेते हैं रात को सो नहीं पाते। तो अगर आप ये सिचुएशन में हो तो आप समझ लीजिए कि आपने वो चीज़ को अभी तक समझा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग मतलब अवॉइड करते हैं। या दैट्स राइट। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखो, जैसे बहुत चीज़ें होती है कि आप एनालिसिस करो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है एनालिसिस और ट्रेडिंग ये दोनों अलग अलग बिजनेस है। 100%। ठीक है, हर आदमी में एक एनालिस्ट छुपा है और एक ट्रेडर छुपा है, ये आप समझो या ना समझो। और दोनों की रिक्वायरमेंट्स और किक है ना, वो अलग अलग आते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, मैं एज एन एनालिस्ट मैं आपको 10 स्टॉक के नाम आज ऐसे ही दे दूँ, ये देखो ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। जब वो अच्छा चलेगा तो आई लाइक टू कम एंड मैं बोलूँगा आपको, देखो विजय भाई मैंने बोला था ना, देखो चलिए, राइट। तो एज एन एनालिस्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है, जो बोला वो हुआ, वहाँ से किक आता है, अच्छा लगता है, प्रिडिक्शन में मज़ा आता है। ट्रेडिंग का रिक्वायरमेंट अलग है। एज अ ट्रेडर आपने कब बोला था वो मैटर नहीं करता है, आपने बॉटम में पकड़ा वो भी मैटर नहीं करता है, आप ट्रेड में कितना रुक सकते हो, करेक्ट, वो मैटर करता है। ठीक है, बॉटम में आपने 100 रुपये में लिया और 110 में निकल गए, और ऊपर में 150 में लिया और 200 में निकले या 250 में निकले, प्रॉफिट किसने ज़्यादा बनाया वो मैटर, करेक्ट, वही मैटर करता है। एज अ ट्रेडर आपका सक्सेस रेशियो मैटर नहीं करता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैटर करता है। ये बहुत आपने अच्छी बात की सर, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं ना, तो मुझे बोलते हैं सर आपका एक्यूरेसी कितना है। अब मेरे को कभी कभी डर लगता है बोलने के लिए कि मेरा एक्यूरेसी तो सिर्फ 50-55% है, 60% है। तो ये चीज़ है ना, लोग उसको नेगेटिव लेते हैं, बट ये नहीं समझते कि एक्यूरेसी ज़्यादा होना मैटर नहीं करता है। अगर आप में से कोई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम फॉलो करता है तो आई थिंक उसका एक्यूरेसी तो 45% होगा। विजय भाई, पहली बात तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है? ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब है नॉर्मली जो लोग समझते हैं सक्सेस रेशियो। हाँ, अभी सक्सेस रेशियो को अगर आप डीक करोगे, इसका मतलब क्या कि प्रॉफिटेबल ट्रेड कितने और लूजिंग ट्रेड कितने। करेक्ट। ठीक, अब प्रॉफिटेबल ट्रेड 10 में से 5 है तो आपका एक्यूरेसी हो गया 50%। 50%। मैटर ये नहीं करता है ट्रेडिंग में। मैटर क्या करता है, जो 50% आपका एक्यूरेसी है, सो कॉल्ड जो सक्सेस रेशियो में बोलता हूँ, उसमें आपने कितना प्रॉफिट किया, और जो लूजिंग ट्रेड है उसमें आपने कितना लॉस किया। एग्जैक्टली। पैसा तो उधर से बनेगा ट्रेडिंग में। ठीक है, आपका हिट रेशियो, अगर आपने जो ट्रेंड फॉलोइंग का बात किया, आप सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर्स का बुक पढ़ो, काम पढ़ो, उनका पोर्टफोलियो स्टडी करो, इवन इन्वेस्टर्स का भी, आपको हिट रेशियो कोई 70-80% नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में आपने 40% अचीव किया ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये प्रैक्टिकल साइड है ट्रेडिंग का। ठीक है, बोलने के लिए मैंने बोला ना, एनालिस्ट, जिनको एनालिस्ट का काम करना है या एज एन एनालिस्ट, आप बोलो 70%, 80%, 90%। आप एक प्रैक्टिकल ट्रेडर मिल जाओ जिसने वो अचीव किया ओवर अ टाइम। बीच में फ्लूक स्पाइक्स आ सकते हैं, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, 2 महीने में सब ट्रेड अच्छे चलेंगे, होगा। ओवर अ टाइम मेरे को बताओ ये हिट रेशियो कहाँ से आता है? नहीं आता। तो ये प्रैक्टिकल साइड है ट्रेडिंग। करेक्ट। 40% में आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो एक्यूरेसी में, प्रोवाइडेड आप प्रॉफिट में रुकोगे ज्यादा और लॉस टाइम पे काटोगे। करेक्ट। ठीक है, तो आपका ये एकदम नटशल में कोई भी आपका मेथड हो, ऐसे ट्रेडिंग होता है। हाँ, 70% 80% भी हिट रेशियो आ सकता है। कैसे आ सकता है? प्रॉफिट जल्दी काट दो तो हिट रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा। करेक्ट। आप रुक रहे हो ना, उसका एक कॉस्ट होता है। उसका कॉस्ट वो होता है कि आपका हिट रेशियो थोड़ा मॉडरेट होता है, लेकिन पैसा उधर बनता है। तो ये सब चीजें होती है जो आप जब ट्रेड करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, आप लोगों को पढ़ते हो, सुनते हो अच्छे से, तो ये चीज होती है। इंटरेस्ट ज्यादा कहाँ होता है? यार मेरे को कोई स्टॉक बता दो, मेरे को स्ट्रेटेजी बता दो, वहाँ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अपने आप में वो ठीक डिस्कशन है, आई एम ओके, लेकिन आपको अगर परमानेंटली अच्छा काम करना है ना, तो कुछ चीजें आपको इसके समझनी पड़ेगी। करेक्ट। जैसे अगर आपको कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है, हाँ, तो पहले आपको नीचे फाउंडेशन पे ध्यान देना है। सही बात। नहीं कि आपको ये देखना है कि बिल्डिंग में विंडो कहाँ बनेगा, कलर कौन सा लगेगा, वो सब तो बात की बात है। करेक्ट। तो एज अ ट्रेडर अगर आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग रहेगा, तो आप ऐसे, आजकल मैं देखता हूँ खास करके जब निफ्टी 300 पॉइंट गिरती है तो मार्केट में बहुत पैनिक आ जाता है कि क्रैश हो गया। क्रैश हो गया, क्रैश का मतलब भी नहीं है ये तो करेक्शन भी नहीं बोला जा सकता। सिर्फ एक दिन मार्केट गिरा है, तो लोग इतने ओवर लीवरेज होते हैं और लोग इतने फोमो में ट्रेड करते हैं कि थोड़ा सा मार्केट गिरने पे सब डर जाते हैं।
ये जो आपने बोला ना, क्या है कि ये डर जाते हैं ना, हाँ ये हो गया वो लोगों के लिए जो मार्केट में ऐसे ही ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कैजुअल ट्रेड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग यही कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको बोलूँ 4 टाइप के ट्रेडर होते हैं। अच्छा, कहीं भी आप ब्रॉड लेवल पे इन्हीं 4 में हर ट्रेडर को डिवाइड कर सकते हो। एक होता है रैंडम या कैजुअल, जो इधर सुना उधर सुना वैसे ही करता है, करेक्ट, कभी किसी का सुन लिया कभी किसी का, और फिर ब्लेम करने के लिए कोई होता है कि एनालिस्ट टीवी पे किसी ने सुन लिया, मैंने कर लिया, फिर यार उसने मेरे को गलत दे दिया। करेक्ट। दूसरा टाइप का ट्रेडर होता है सब्जेक्टिव, चार्ट एनालाइज करता है या फंडामेंटल एनालिसिस करता है, जजमेंट के बेस पे ट्रेड करता है। तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव, कंप्लीटली रूल बेस्ड, सब कुछ, हमने अल्गो ट्रेडिंग आजकल बहुत लोग बात करते हैं, इट कम्स अंडर दैट कैटेगरी, मतलब सब कुछ प्री डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, ये हुआ तो ये हुआ तो ये। और चौथा होता है थोड़ा सब्जेक्टिव थोड़ा ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा जजमेंट है थोड़े रूल्स हैं। ये 4 टाइप के कैटेगरी होते हैं। पहले में प्रॉब्लम है, बाकी तीनों में बहुत अच्छे काम हो सकता है, और उसमें फिर आप जो भी टाइप का ट्रेडर हो, हर एक, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि हर कोई इसमें से कर सकता है, आपको ढूंढना है आप मेरे को कौन सा सूट करेगा, करेक्ट, एंड देन अकॉर्डिंगली यू शुड एक्सेल इन दैट एरिया, है ना। तो पहला तो ये क्लैरिटी। फिर दूसरा, उसमें फिर कोई होता है, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है, कोई इंट्राडे ट्रेडर होता है, कोई ऑप्शंस ट्रेडर होता है, कोई पोजिशनल ट्रेडर होता है, हर एक का अपना अपना उसमें है, राइट। बट देन या आई मीन कोई एक मेथड हो, और जो आपने मुझसे पूछा कि कोई एक मेथड में जहाँ आपने कहीं मास्टरी किया हो, इनफैक्ट मैंने एक चीज़ यहाँ पे पहले तो ये समझ लिया था कि टेक्निकल एनालिसिस इन जनरल आई शुड नो एवरीथिंग, और उसमें जैसे ये हर चीज़ में, जैसे इंडिकेटर हो गया, पैटर्न हो गया, अगर इंडिकेटर को, आपको पता है हर इंडिकेटर भी है ना एक टाइप का प्राइस पैटर्न दिखाता है, अच्छा, ठीक है। अगर आप RSI देखोगे, उसका फॉर्मूला डीक करोगे, 14 दिन का RSI होता है, तो उसमें कितना दिन पॉजिटिव ऑन एन एवरेज और कितना क्लोजिंग, वो क्लोजिंग बेसिस पे होता है, तो वो आपको एक पैटर्न दिखाता है प्राइस का। वो जो डाइवर्जेंस होता है ना, वो तब दिखाता है जब बीच में अगर रिट्रेसमेंट बड़ा हो। तो अगर आप इसको समझोगे तो कभी बगैर RSI लगाओ के भी आप मतलब आपको आइडिया आता है कि RSI का पोजीशन क्या है। RSI ये होगा, अभी डाइवर्जन हो सकता है यहाँ पे हो सकता है। फिर आपको कोई बोले RSI के साथ ADX लगाओ, तो ADX में क्या करता है, क्लोजिंग बेसिस नहीं कंसिडर करता है, वो हाई लो कैलकुलेशन में लेता है। ओके, तो क्या होता है, वो आपको वो जिसको आप स्ट्रैटेजी बोलते हो या ट्रेडिंग सिस्टम बोलते हो, जहां पे 2 4 5 इंडिकेटर लगा के कुछ बनाया हुआ है, वो अपने आप में एक प्राइस पैटर्न ही बताता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। तो मैंने एक पकड़ लिया था प्राइस एक्शन, मतलब प्राइस एक्शन हैज बीन माय वेरी फेवरेट थिंग, कि मैं भी उसके ऊपर मैंने बहुत सारा फिर काम किया है। ओके, तो और अब जैसे मैंने बताया, ये P&F चार्ट से, रेंको चार्ट से, ये प्राइस बेस्ड चार्ट है, मतलब इसको मैंने एक नाम दिया है नॉइजलेस चार्ट्स। नॉइजलेस चार्ट्स मतलब एक्चुअली उसमें क्या होता है कि यू रिमूव नॉइज फ्रॉम द डेटा, और 1 डायमेंशनल चार्ट्स है, मतलब सिर्फ प्राइस इसमें हम अकाउंट पे लेते हैं, नो टाइम। तो इसी के ऊपर फिर बहुत सारा काम हो गया, और जैसे मैंने आपको बोला, अब तो बहुत इसका कम्युनिटी है, बहुत इस सब्जेक्ट के अब इतने प्रैक्टिशनर्स हो गए, मेरे से अच्छा काम करते हैं। तो ये एक तरह से अच्छे से बहुत फ्लरिश हुआ है मेथड ऑफ इंडिया। ओके, तो सर आप अगर आपके वो पॉइंट एंड फिगर के बारे में हमें कुछ बताइए, यस, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पे शो करता हूँ। ओके, और एक तो है कि बहुत डिटेल में वो सब्जेक्ट है, लेकिन कभी होता है कि मैं बहुत ब्रीफ में अगर आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं जिससे आप भी समझ लो, हाँ, और आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आज ही जिनको पता चल रहा है कि P&F क्या है, दे विल आल्सो गेट द आइडिया। करेक्ट, ठीक है। तो देखिए, एक मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर एक स्टॉक है, मैं ये डिसाइड करूं कि ये 1% से ऊपर जाएगा तो मैं इसको देखूंगा। पहली बात तो ये P&F में क्या होता है कि आप जब कैंडलस्टिक में चार्ट देखते हो ना, तो मान लो आप डेली चार्ट देख रहे हो, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, रोज कैंडल आएगा। करेक्ट, ठीक है। तो वो जैसे जैसे टाइम मूव होगा, टाइम पास होगा, वैसे ही कैंडल आते जाएगा। करेक्ट, राइट। तो वो उसमें प्राइस एक है और एक टाइम, 2 डायमेंशन। हाँ, तो वो टाइम मूव होता है तो चार्ट बनता है। इसमें है ना टाइम एलिमेंट ही नहीं है, इसमें सिर्फ प्राइस है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ओके, हाँ, तो वी विल नॉट कंसीडर टाइम। अब प्राइस बोल रहा हूँ तो मैं अब सिंपलिसिटी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर प्राइस 1% से बनेगा ना, ऊपर जाएगा, तो ही हम उसको प्लॉट करेंगे। ये 1% में सिंपलिसिटी के लिए ले रहा हूँ, ये कोई भी और चीज हो सकता है। ओके, तो मान लो एक स्टॉक 100 पे ट्रेड कर रहा है, 1% है, और 1% से बड़ा, तो मैं उसको नेक्स्ट इस तरह से कॉलम में ट्रेड करूंगा। तो इसमें ना वर्टिकल प्लॉटिंग होता है, मतलब एक कॉलम में ऐसे ऊपर जाता है,
जब तक ऊपर जा रहा है वो, या फिर नीचे आएगा, या नीचे आएगा तो नेक्स्ट कॉलम में फिर नीचे आएगा। ओके। फिर जब तक नीचे आ रहा है तो वो एक कॉलम में ही नीचे आते जाएगा। तो इसमें कैंडल स्टिक की जगह पे ये मेथड से ऊपर नीचे होता है। हाँ, तो ये जो वर्टिकल है ना, ये एक कॉलम है, ओके, इसको बोलते हैं कॉलम। ये उसके बाद का कॉलम, तो ये कॉलम में मूव होगा। ओके, समझ गया। हाँ, तो अब 1% से ऊपर गया तो उसको एक ऐसे मूव किया, और 1% से ऊपर गया फिर मूव किया, फिर 1% से ऊपर गया मूव किया। अब 1% कितने दिन में जा रहा है डजंट मैटर। हाँ, मतलब वो एक हफ्ते बाद जाए, एक दिन में अगर 10% चला तो वो 10 बार हाँ, तो फिर वो अगर मान लो एक दिन में 2% मूव करेगा, दो बार करेक्ट, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, तो ये इतना सिंपल ही है। मतलब और अगर इसके ऊपर मूव सडनली हो गया तो मूव हो जाएगा। करेक्ट। तो जब तक वो ऊपर जा रहा है वो उसको मूव करते जाएंगे हम। ये उसका इंडेक्स है और ये इस तरह से मूव होते जाएगा। करेक्ट। अगर ये नीचे आ गया 1% से, हाँ, तो उसको नेक्स्ट कॉलम में मूव करेंगे। अभी सिर्फ इसमें एक टिक क्या होता है, ये 1% है ना, इसको हम बोलते हैं साइज, बॉक्स का साइज, बॉक्स वैल्यू। ओके, ठीक है। और जो रिवर्सल का क्राइटेरिया होता है ना, उसको बोलते हैं रिवर्सल वैल्यू। ओके। तो रिवर्सल में हम क्या बोलते हैं, 1% से ऊपर जा रहा है तो एक एक कॉलम में करेंगे ना। रिवर्सल के लिए हमें 3% चाहिए, 3 बॉक्सेस। ओके, ये उसका क्राइटेरिया, इसको बोलते हैं 3 बॉक्स रिवर्सल। मतलब 3% गिरेगा तो एक बॉक्स बनेगा, 3% गिरेगा तो कॉलम चेंज होगा। ओके। तो अगर 3% गिर गया तो देखो इस तरह से कॉलम चेंज होगा और यहाँ पे ऐसे 3 बॉक्स आ जाएगा, एक साथ 3 आ जाएगा। ओके। तो प्लॉट तभी करेंगे जब 3 बॉक्स से 3% रिवर्स होगा, हो जाएगा। लेकिन एक साथ तीनों प्लॉट करेंगे। ओके, ठीक है। और आपने देखा है प्लॉटिंग एक नंबर नीचे से होता है, एक नंबर नीचे से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे है ना ये 1% उधर ही है। मतलब मान लो ये 107 का लेवल है, अगर वो उसी के पास है तो वो 107 पे ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए वो बॉक्स फिल नहीं होता है। ओके। नीचे जो है वो 3 बॉक्स है, यहाँ फिल हो गया। ठीक है। तो ये अब जब तक नीचे जा रहा है ये 1% में इसी कॉलम में रहेगा। हाँ, पर नीचे जाने के लिए 3% का कंडीशन है। एग्जैक्टली। 3% हुआ तो एक साथ 3 बॉक्स आ जाएंगे। हाँ, तो रिवर्सल के लिए 3% चाहिए, अप से डाउन या डाउन से अप। ठीक है, उसके लिए सिर्फ 3 बॉक्स चाहिए। अच्छा, अगर अभी इसको ऊपर जाना है तो अगेन इसको 3% चलना पड़ेगा, फिर हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ के ऊपर से 3% प्लस हो जाएंगे। गॉट इट। अगर नीचे ही जा रहा है तो अब 1% भी नीचे डाउन गया ना तो मैं वापस इधर 1% लिख दूंगा। मतलब नीचे, अब ये नीचे में जा रहा है ना, हाँ, तो नीचे जाने के लिए अब वापस नीचे के लिए उसको, गॉट इट। मतलब अगर ऊपर जाने के बाद उसको रिवर्सल करना है तो पहले 3% के बाद ही वो 3 बॉक्स बनेगा और रिवर्सल शुरू होगा। करेक्ट। बट एक बार वो रिवर्सल शुरू हो गया फिर वो 1% पे जैसे उसकी रैली चल रही थी डाउन साइड वैसे जाते रहेगा। करेक्ट। बट अगर अभी इसको वापस से अपसाइड रिवर्सल करना है तो पहले हम लोगों को 3% चाहिए। करेक्ट। और 3% के पास यहाँ पे 3% का बॉक्स बनेगा, एक बॉक्स नीचे का छोड़ के। करेक्ट। और फिर 1% वो कंटिन्यू ऊपर चलेगा। परफेक्ट। ओके, गॉट इट। ठीक है। तो ये कंटिन्यूएशन होता है प्लॉटिंग, जो कंटिन्यूएशन मतलब उसी कॉलम में जिसमें 1%, हाँ, रिवर्सल के लिए 3%। ओके, ठीक है। अब ये रिवर्स हो गया 3 से तो वापस इस तरह से कॉलम चेंज होगा और इस तरह से आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है। अब जब ये ऊपर जा रहा है ना तो उसको कॉलम एक्स में प्लॉट करते हैं। हाँ, मैंने देखा है एक्स कुछ होता है। हाँ, और जब नीचे आ रहा है ना तो ओ में प्लॉट करते हैं। तो इसी को मैं चेंज कर दूं ना तो देखिए ये एक्स हो गया और ये ओ हो गया। ओह सर, आपने तो बहुत सिंपल वे में मेरे को बता दिया कि ये कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं। करेक्ट। ठीक है। तो इसको हम लोग कैंडल नहीं बोलते ना, इसको कॉलम बोलते हैं। कॉलम, हाँ, मैं कैंडल बोल रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत लोग स्टार्टिंग में ऐसे ही बोलते हैं कैंडल, दैट्स ओके। आई मीन सिर्फ लॉजिक क्या समझना है पता है, मान लो ये कैंडल भी है जो कॉलम बोल रहे हो आप, अभी ये इसमें 1% से ऊपर गया, इसमें ये एक, अगर ये डेली टाइम फ्रेम का भी है ना, ये एक दिन का कैंडल नहीं है, ये एक दिन का कॉलम नहीं है, वो परसेंटेज है, उसमें कितने भी दिन हो सकते हैं। जब तक वो ऊपर जा रहा है वो इसी कॉलम में रहेगा। समझ गया। मतलब जैसे कैंडल स्टिक में एक दिन का एक बनता है तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन का एक कैंडल बनेगा, वो कॉलम बनते जाएंगे और अगर वो वहाँ पे नेगेटिव होना शुरू हुआ तो फिर नेक्स्ट कॉलम बनेगा दूसरा वाला। यस। मैंने 1-2 बार ट्रेडिंग व्यू में लगाया था, पर मैं एक्स एंड जीरो समझा नहीं था। तो मैंने बोला जाने दो, फिर जो समझ रहा है वही करते हैं। बट अभी मैं समझ गया, ये समझ गए ना। राइट। तो अभी इसमें क्या होता है कि ये इसका जो ब्यूटी है ना कि ये एक पूरा मूव है, इसको फिक्स साइज बॉक्सेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। ये एक कॉलम में नंबर ऑफ सेशंस जो है ना वो हम डिसाइड नहीं करते, वो मार्केट डिसाइड करता है। ओके। क्योंकि हम तो सिर्फ प्राइस देख रहे हैं, हमें पता नहीं कि ये 1 दिन होगा, 5 दिन होगा, 15 दिन होगा, 1 वीक होगा। तो ये इसका एक तरह से ब्यूटी, ये प्राइस ही है, देखने का तरीका अलग हो जाता है। अलग है, राइट। अगर मैं इसको देखूं तो अगर मैं आपको अब चार्ट पे एक ऐसे दिखाता हूं, देखो ये कैंडलस्टिक चार्ट है, ठीक है। करेक्ट।
मैं आपको पहले एक जस्ट एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। ये LNT का कैंडलस्टिक चार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट एंड फिगर चार्ट प्लॉट कर रहा हूँ और इसको मैं 1% बॉक्स, हाँ, ये 1% का ये चार्ट है, हाँ, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये कॉलम ऑफ एक्स 1% का, ये एक कॉलम ऑफ एक्स में ये है। अगर आप देखोगे यहाँ इंफॉर्मेशन होता है, मतलब वो एक x 1% है। यस। अब ये इसका बॉटम आप देखोगे ये मे का है। अगर मैं आपको ये कैंडलस्टिक चार्ट में दिखाऊं तो ये जो पूरा मूव है ना, ये बिल्कुल यहाँ से है लगभग, पूरा ये वाला मूव। ओ, ये पूरा मूव जो है वो ये एक कॉलम है, उसके बाद ये और ये एक कॉलम है। इसमें इतने सारे कैंडल्स हैं, हाँ, ठीक है। ये 1% में आपके पास ये इतने कॉलम है। ये एक करेक्शन था जहाँ पे ये, जहाँ पे वो दिख रहा है, राइट। और फिर ये अब तो मैं बता सकता हूँ इसमें करेक्शन भी कितना हुआ था अगर मैंने एग्जैक्टली उसको गिन लिया। वंडरफुल। सो अगर आपने ये नंबर ऑफ ओज मान लिए हाँ, तो मतलब आपको, अगर कैंडलस्टिक में मुझे करेक्शन गिनना है तो फिर मुझे मैथ्स लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। पर यहाँ पे आप ऑब्वियसली मैथ्स ही लगा रहे हो, बट इट इज वेरी इजी वे टू कैलकुलेट। अब मुझे आप बताओ ना, ये पूरे कॉलम में मैं बोल रहा हूँ यहाँ काउंट आता है CNT 34 बॉक्सेस है, एक बॉक्स का साइज 1% है, कितना मूव हो गया? 34%। तो वो आपका जो पूरा मूव है वो एक ही कॉलम में यहाँ पे ऐसे कैप्चर हुआ है, ठीक है। तो जब प्राइस मूव होता है, अब इसमें क्या होता है, कैंडलस्टिक चार्ट आपको हेल्प कर सकता है, आप प्रैक्टिस करते हो आपके अलग अलग इसमें, लेकिन ये आपको एक इन्फॉर्मेशन और ऐड कर सकता है। बट अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ समझ रहा हूँ सर, वो दोनों चीज़ को पास पास रख के, जैसे आपने बोला नॉइजलेस चार्ट, क्योंकि ये जो पूरा मूव था ना LNT का, वो एक वन साइडेड मूव नहीं था। तो अगर मैं ये चीज़ को फॉलो करूँ तो मैं बहुत पेशेंसली वेट कर सकता हूँ पूरे ट्रेंड का। यस, तो आपका डेटा से नॉइज निकलता है, मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। अब ये मैंने आपको बोला ये बॉक्स का साइज 1%, ये यूज़र खुद अपना भी डिसाइड कर सकता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे कुछ बॉक्स साइजेस आपको ऐसे दिखेंगे 1%, 2%, 3%। मैं इसको अगर 3% करूँ तो वो देखो, ये पूरे मूव का ये पूरा एक ही कॉलम में ये मूव है। ओके, बट कोई भी आदमी कितना % रख सकता है एक बॉक्स को? तो अभी क्योंकि जो लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, देयर आर रूल्स, मतलब स्टॉक्स के लिए नॉर्मली मिड कैप वगैरह हो। हाँ, मुझे लगा ही था कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक इतना, अगर मैं लार्ज कैप स्टॉक में 3% वाला कैटेगरी रख दूँ तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट। तो ये जो परसेंटेज है ना, इसकी वजह से सब्जेक्ट बहुत प्रैक्टिकल हो गया और बहुत आप उसको अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। जैसे मिड कैप स्टॉक्स हैं या उसमें 3% या 1%, ये दोनों बॉक्स वैल्यू बहुत अच्छे से काम हो सकता है। ओके, फ्रंट लाइन में 1% और 0.25% ऐसे बहुत अच्छे से काम हो सकता है, और सेक्टर में 0.10%, इंडेक्स या सेक्टर में। अब इसमें मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। ये इसका और एक आप समझ लो, जब आपने जितना अभी तक समझा है ना, हाँ, ये जो चार्ट है, मैं अभी फिलहाल इसको रिमूव करता हूँ। ये जो चार्ट है ना, हाँ, ये आपको प्राइस एक्शन का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी प्राइस एक्शन का, क्योंकि ये जो चार्ट है ये एक स्विंग है। ये जो कॉलम ऑफ एक्स है ये एक स्विंग है। तो एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स है ये इसमें टाइम फ्रेम है? इसमें टाइम, जैसे हम लोग कैंडलस्टिक में डेली, वीकली, मंथली लगाते हैं, तो इसमें फिर हम लोग टाइम फ्रेम को कैसे समझे, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे अब मैं इसको भी टच करता हूँ, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रेडिंग विच लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड। आप देखिए दोनों चीज़ें, यहाँ पे टाइम फ्रेम है, जैसे डेली टाइम फ्रेम। अभी डेली टाइम फ्रेम में क्यों होता है, पॉइंट एंड फिगर प्लॉट होता है। जैसे मैंने 1% आपको बोला, अभी वो 1% मैं कब पकड़ूं, तो एंड ऑफ द डे में जो प्राइस होगा वो क्लोजिंग प्राइस में पकड़ूं तो वो डेली चार्ट हो गया। ओके, मतलब अगर समझो वो फ्लैट ओपन हुआ था, फिर भले वो 4% ऊपर गया, पर वो बंद होते होते सिर्फ आधा % ही ऊपर था, तो फिर वो बॉक्स बनेगा ही नहीं। वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर वो जिस दिन 1% प्लस बंद हुआ है, हाँ, तो वो बॉक्स बन सकता है। करेक्ट। इसमें एक मेथड है हाई लो, मतलब हाई और लो प्राइस को भी पकड़ के हम बना सकते हैं, लेकिन उसको मैं अभी साइड में रखता हूँ। हाँ। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ठीक है। यस। तो ये डेली टाइम फ्रेम हो गया। वीकली पॉइंट एंड फिगर भी बन सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा, फ्राइडे के वीक का क्लोजिंग लेगा वो। ओके, ड्यूरिंग द डे जो होगा वो, मतलब आपने 9:15 से 3:30 की जगह पे फ्राइडे टू फ्राइडे ले लिया। करेक्ट। अब क्या होगा, फ्राइडे टू फ्राइडे में जैसे आप कैंडलस्टिक चार्ट बनाते हो, मंथली कैंडलस्टिक चार्ट हम बनाते हैं, वैसे हम वीकली पॉइंट एंड फिगर, मंथली पॉइंट एंड फिगर इस तरह से बना सकते हैं। ओके, इसमें आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ट्रेडिंग के लिए। अभी मान लो आप वीकली कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हो,
वीकली कैंडलस्टिक चार्ट में आपका कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी स्ट्रेटेजी हो सकता है, कैंडल का पैटर्न हो सकता है या RSI क्रॉसओवर, कुछ भी हो सकता है। ये चीज आपको चार्ट पे लॉक कब होगा? फ्राइडे क्लोजिंग को। आप वेडनेसडे देख रहे हो, थर्सडे देख रहे हो, मतलब बहुत सारा परसेंटेज मिस हो सकता है और वो चेंज हो जाएगा। जब आप वीकली चार्ट देखते हो क्योंकि आपको बड़ा पिक्चर देखना है, लेकिन आपको यही पता नहीं कि वो चार्ट फ्राइडे एंड पे चेंज हो जाएगा। हाँ, अब कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ चार्ट में जजमेंट बेस पे ट्रेड करते हैं, वो ये सब चीज को कैसे तैसे हैंडल कर लेते हैं, जजमेंट से ही हैंडल करते हैं, उनको पता भी नहीं है कि ये उनको पेन दे रहा है। जो ऑब्जेक्टिव ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको ये चीज समझ आती है। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग में इम्पैक्ट कॉस्ट, कि आपने थर्सडे एंट्री कर लिया, फ्राइडे चेंज हो गया, अब आपको आपका पोजीशन या तो चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, उसका एक कॉस्ट होगा, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। मंथली कैंडलस्टिक चार्ट देखने में बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा इसको कर लो तो लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मतलब उधर तो नॉइस ही नहीं है। करेक्ट, पर उसको ट्रेड करो, नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिकली ट्रेडेबल है नहीं। क्योंकि अगर मंथ के स्टार्टिंग वाले वीक में ही वो ब्रेकआउट दे रहा है और आपने लिया, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर आपने नहीं लिया तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वो 50% ऊपर बंद होगा। करेक्ट। तो ये जो चीज़ें होती है ना, देखो मैं आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड के मुझे चीज़ों को क्लियर करना पसंद आता है, मतलब, और ट्रेडिंग में एम्बिग्विटी ही तकलीफ बहुत देता है। जब आपको ट्रेड डालना है ना, तो करूं नहीं करूं, ये करूं, ब्रेकआउट भी दिख रहा है, रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, 10 प्रॉब्लम है। तो फिर है ना कि वो चीज़ें में जब दिमाग में क्लैरिटी नहीं है ना, तो फिर लेजर में क्लैरिटी नहीं आता है, उधर इशू होते हैं। तो आप चीज़ों को है ना, हर चीज़ में अगर आप डीक करोगे ना, तो आपको उसको प्रॉब्लम को स्टेटमेंट ढूंढना है। प्रॉब्लम है ना, मैं बिकॉज मैंने इतने साल IT टीम के भी साथ काम किया है, बहुत जो बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग नहीं समझते हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस अगर अच्छा नहीं होगा ना, सॉल्यूशन कभी अच्छा नहीं आता है। करेक्ट। और प्रॉब्लम एनालिसिस ज़्यादातर होता ही नहीं है, मतलब बहुत जल्दी हम बहुत हरी में है कि चलो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हाँ, नहीं मिला तो छोड़ दो, नहीं मिला तो छोड़ दो, या ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, आपने प्रॉब्लम को समझा ही नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो अब इसमें क्या है, आप वीकली पॉइंट एंड फिगर भी कर सकते हो, लेकिन इशू है कि आप वीक में फिर वो X आएगा और जाएगा, फिर उसको मैं हैंडल कैसे करूँ? करेक्ट। ठीक है, तो उससे अच्छा है जो P&F का एक बहुत अच्छा टूल है, जो हमारे पास बहुत बड़ा बून है, वो है बॉक्स का वैल्यू। आप मंथली और वीकली चार्ट देखते क्यों? क्योंकि आपको बड़ा पिक्चर देखना है। हाँ। आप यहाँ पे बॉक्स वैल्यू बढ़ा दो, ओके। 1% का 3% कर दो, पिक्चर बड़ा हो गया। हाँ, प्राइस आज भी मैं डेली ही कर रहा हूँ, तो एक बार दिन में जो आ गया क्लोजिंग में, फिर वो जाएगा नहीं। मेरे को अगर X आ गया, या मैं और कुछ पैटर्न्स भी है, मतलब एक X बन गया 3% का, तो दूसरा X बनने के लिए पहले 3% नीचे जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वो आएगा जाएगा नहीं। हाँ, ठीक है, तो मेरे को वीकली मंथली लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं डेली ही लगाऊंगा। करेक्ट। तो मेरा जो एम्बिग्विटी है ना ट्रेडिंग में होगा नहीं। इसी तरह लोअर टाइम फ्रेम जो होता है ना इंट्राडे टाइम फ्रेम में, वहां पे मैं रेकमेंड करता हूँ लोएस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल जो है 1 मिनट। आप 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट शायद सोच नहीं सकते हाँ, ट्रेड करना, और 1 मिनट पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे यू कैन डू वंडर्स। ठीक है, बिकॉज आपका जो बॉक्स रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंसी है ना, हर 1 मिनट के बाद आपका वो X लॉक हो जाएगा। हाँ, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, बॉक्स वैल्यू घटा दो, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, बॉक्स वैल्यू बढ़ा दो। मैं जो पोजिशनल डेरिवेटिव में सेटअप्स है, मैं प्रेफर करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में पोजिशनल सेटअप्स, नॉट ओनली ऑन 1 मिनट, अब तो आई गो फॉर द टिक लेवल पे, मतलब नॉट इवन 1 मिनट, जो आएगा X या वो बनते जाएगा। ओके। पोजिशनल करना है, बॉक्स वैल्यू बढ़ा दो। तो अभी आपने मुझे, मैं अभी तक का जो भी समझा वो समरी बताता हूँ आपको, कि बॉक्स कैसे बनते हैं वो मैं समझ गया, बॉक्स कैसे चेंज होते हैं वो भी समझ गया। अगर इसमें डेली टाइम फ्रेम की जगह पे मुझे बॉक्स वैल्यू बढ़ानी है। दूसरा आपने मुझे बताया कि अगर हमें मिड कैप स्टॉक है तो हमें उसकी बॉक्स वैल्यू ज़्यादा रखनी है, लार्ज कैप है तो बॉक्स वैल्यू कम रखनी है। तो लार्ज कैप में 1% इज सफिशिएंट। लार्ज कैप में अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो, ओके, तो आई रेकमेंड 0.25%। ओके, ठीक है, बाकी 1% कैश वगैरह में कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, 1% मैं इसलिए भी लेके चल रहा हूँ, आपको अगर ज्यादा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, 1% अक्रॉस स्टॉक्स इज ओके। ओके, मतलब फिर और सीखेंगे तो और समझ में आएगा, थोड़ा सा और समझ में आएगा। हाँ। ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, थोड़ा और डिटेल में जाओगे तो और समझ में आएगा। और टाइम चेंज करने की जगह पे हम लोग बॉक्स वैल्यू चेंज कर दे। ठीक है, तो अभी सर जैसे यहाँ तक मैं इतना समझाऊँ, अभी जितना मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, मैं कैंडलस्टिक वर्सेस पॉइंट फिगर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कैंडलस्टिक यूज़ करता हूँ, आप पॉइंट फिगर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी सर जैसे मैं मंथली वीकली ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेता हूँ जी, तो अभी मैं इसमें मेरी ट्रेड एंट्री, मेरा स्टॉप लॉस, और इसमें तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें मैं टारगेट कैसे डिसाइड करूँ, या फिर इसमें मुझे सिर्फ मेरा जब रिवर्सल होगा तब निकलना है।
तो ये सारी चीज़ आप कैसे प्लान करते हो? तो देखिए एक्चुअली है तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हाँ। बहुत सारी चीज़ें अपने आप में। ये अगर आप सिर्फ ऐसे पैटर्न्स भी देखोगे ना, बहुत सारे प्राइस पैटर्न्स हैं और हर टाइप का जो इंडिकेटर है ना वो भी इस पे एप्लीकेबल है। ओके। तो पूरा अच्छे से चार्ट एनालिसिस भी हो सकता है और एक अलग ही पर्सपेक्टिव देता है आपको देखने हाँ। का। लेकिन मैं आपको एक दो एकदम सिंपल जो आपको भी समझ में आ जाए और व्यूअर्स जो आज उनको जिस आज समझ में आए उनको भी एक अच्छा चीज़ मिल जाए, वो मैं उस हिसाब से एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। करेक्ट। पहले है ये जो एक्स है ना, हाँ। ये कॉलम ऑफ एक्स अगर प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स के हाई के ऊपर चला जाए ओके। उसको बोलते हैं डबल टॉप बाय पैटर्न। बहुत बेसिक, सबसे बेसिक पॉइंट एंड फिगर का ये पैटर्न है। मतलब अगर ये कॉलम ऑफ एक्स है यहाँ पे, जो ये प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स के ऊपर यहाँ जैसे ही वो एक्स बन गया वो है डबल टॉप बाय पैटर्न, मतलब वो एक ब्रेकआउट है। करेक्ट। और ये वाला ब्रेकआउट तो बहुत कंसोलिडेशन के बाद निकला है। हाँ, तो ये ब्रेकआउट जो है ना, अब आप सोचो ये 3 कॉलम का ही ब्रेकआउट है, मतलब एक्स ओ और फिर एक्स, ठीक है। लेकिन वो 3 कॉलम में नंबर ऑफ सेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ। ये मार्केट डिसाइड करेगा। तो दिखता है 3 कॉलम का ब्रेकआउट, बट बॉक्स वैल्यू वगैरह पे डिपेंड करता है वो ब्रेकआउट कितना स्ट्रेंथ है। वैसे ही ये जो कॉलम ऑफ ओ अगर प्रीवियस कॉलम ओ के नीचे चला जाए तो ये होता है डबल बॉटम सेल, मतलब बेरिश ब्रेकआउट। ओके। ठीक है, ये एक सिंपल 2 चीजें हैं। अब मैं इसके आगे जाके आपको एक स्ट्रैटेजी का एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे एक बिल्कुल अच्छा पैटर्न जो है वो बन के आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये इमेज दिखाऊं, देखिए इसमें 1 2 3 4 और 5 एक्स है। ओके। और हर एक्स के बाद एक ओ आता है। हाँ। ये तो उसका प्रॉपर्टी है। हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम हो गए। हाँ। ठीक है, तो ये 5 एक्स का अगर वो ब्रेकआउट हो, ओके। मतलब प्राइस जो 5 एक्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है ना उसके ऊपर निकल गया, उसको मैं कहता हूँ टर्टल ब्रेकआउट। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपको, अगर टर्टल ब्रेकआउट मेथड अगर पता होगा, एक रिचर्ड डेनिस और विलियम एकार्ड का एक ट्रेडिंग सिस्टम है, टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम, बहुत पॉपुलर सिस्टम है। मैंने नाम सुना है हाँ, इसके बारे में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक ट्रेडिंग सिस्टम है और उन्होंने इंटरव्यू लिया कुछ ट्रेडर्स का, फिर उसमें से 30 ट्रेडर्स सिलेक्ट किए और फिर उनको एक सिस्टम एक्सप्लेन किया कि ट्रेडर्स को सिस्टम सिखाया जा सकता है क्या नहीं। ओके। वो सिस्टम क्या था, उसमें और भी कुछ चीज़ें, उसमें ये था कि 20 दिन का कैंडलस्टिक का हाई जब ब्रेक हो तो बाय करना है और 10 डे लो के नीचे एग्जिट करना है। और उसमें ATR बेस्ड भी कुछ मेथड था स्टॉप लॉस का। और ऐसा ही दूसरा सिस्टम था, 55 डे हाई ब्रेक करेगा तो लेना है और 20 डे लो के नीचे निकल जाना है। उसमें और भी पोजीशन साइजिंग वगैरह रूल्स थे, वो सब पे मैं टच नहीं कर रहा हूँ। बट एक मेथड कैसा था कि 20 दिन का हाई है तो ब्रेकआउट करने का। करेक्ट। ब्रेकआउट है। और ऐसे ही और लोग भी बहुत चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, 20 डे 1 मंथ हाई, 52 वीक हाई। तो ये टाइम बेस्ड हाई है, टाइम बेस्ड हमने पैटर्न किया। मैंने P&F पे जब ये चीज़ों को और देखा और इसके ऊपर और सब्जेक्ट है, मेरे को एक बहुत अच्छा चीज़ रियलाइज़ हुआ। टाइम बेस्ड ब्रेकआउट नहीं, प्राइस बेस्ड ब्रेकआउट। ये क्या है, कॉलम्स है। तो 5x का ब्रेकआउट, 5x के साथ 4 ओ आई जाएगा। हाँ, वो तो बीच में आएगा ही। तो 9 कॉलम का ब्रेकआउट। अब मैं बोलता हूँ आपको 9 कॉलम का ये ब्रेकआउट, इसमें नंबर ऑफ सेशंस कितने हैं? वो तो बहुत सारे हो सकते हैं सर, मतलब वो तो इधर दिखाता ही नहीं है ना। तो कितने हैं ये हम डिसाइड ही नहीं ये तो करेंगे। महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकता है। यू सेड इट। तो ये डिसाइड कौन करेगा? मार्केट डिसाइड करेगा, Market। पैटर्न के ऊपर होगा। अच्छा, ओके। मतलब आपने ये ब्रेकआउट लिया है, इसका मतलब ये है कि ये क्लियर है अभी। मतलब प्राइस आपको बोल रहा है कि भाई देखो, मैं 1 साल बाद या 2 साल बाद या 1 महीने बाद मैं अभी निकल रहा हूँ। तो अगर वो निकल रहा है तो यहाँ पे कुछ तो है। एग्जैक्टली। और ये जो निकल रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, मान लो मैं 20 दिन का ब्रेकआउट देखूँ, वो 20 दिन में कुछ नैरो कैंडल्स हैं, कुछ बिल्कुल साइडवेज कैंडल है, उसके बाद भी आता है। हाँ, यहाँ पे वो नैरो सेशन तो निकल जाते हैं। सर यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ एक पिक्चर ही दिख रहा है और कुछ नहीं है। मेरे को जो आपने बोला कि भाई 5x ब्रेकआउट, तो बस खत्म हो गई बात। तो ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, यहाँ नॉइज है नहीं। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसके साइड पे कैंडलस्टिक लगाऊं तो शायद 1 साल का बड़ा कंसोलिडेशन भी हो सकता है। तो जो कैंडलस्टिक पे जो अक्यूमुलेशन पैटर्न होते हैं, हाँ। अभी वो कौन से हो सकते हैं? बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, हाँ। फिर उसमें वेरिएशंस होते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, राउंडिंग बॉटम, कॉम्प्लेक्स इन्वर्टेड, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ से एक स्टॉक निकालोगे ना, उसका कैंडलस्टिक चार्ट देखोगे, उसमें आपको अक्यूमुलेशन पैटर्न मिलेगा। मैं ये जरूर करूँगा सर, ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी। ठीक है, बिकॉज ये मेरे को सूट कर रहा है। हाँ। जो आदमी दिन में सिर्फ 1-2 बार अगर चार्ट देख रहा है या स्क्रीन देख रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना ही सिर्फ आपके लिए। अब मैंने ये जो पैटर्न आपको बोला, ये जो प्राइस पैटर्न, कोई भी टाइप का ट्रेडर, कोई भी टाइप का इन्वेस्टर
ये एक पैटर्न किसी भी चार्ट पे लगा के ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकता है, चाहे वो आपका पोजिशनल के लिए हो, चाहे आपका इंट्राडे के लिए हो। इंट्राडे में भी ये मेथड चलेगा। तो इंट्राडे में फिर बॉक्स साइज अपन क्या कर देंगे? 0.25 0.15 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। अक्यूमुलेशन के बाद जो स्टॉक निकलेगा ना, वो ऐसे इसमें आता है। मतलब जितना लोअर टाइम फ्रेम होगा उतना आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा आएंगे, जितना हायर टाइम फ्रेम, जितना बॉक्स वैल्यू बढ़ाओगे उतना नंबर ऑफ ट्रेड्स आपका कम हो जाएगा। परफेक्ट, सिंपल है। पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब ये पैटर्न जब आप देखते हो, इसमें ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बोला 5x का हाई, इसके बाद जब आप ये, अब आपने इतना सीखा ना, आप टर्टल ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करोगे चार्ट पे, फिर आप और मैं बैठ के डिस्कशन नहीं कर सकते कि मेरे को लग रहा है, तेरे को लग रहा है क्या नहीं। मतलब 5x है, 4 0 है और ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसको तो आप नहीं बदल सकते। ये मैथ्स है कि भाई 1 + 1 2 ही होने वाला है। तो ये ऑब्जेक्टिव। हाँ, तो मैं जो पॉइंट एंड फिगर का सबसे बड़ा ब्यूटी है, जहाँ पे मैं बहुत स्ट्रेस करता हूँ, ऑब्जेक्टिविटी। एक बार ऑब्जेक्टिविटी लाइफ में आता है ना, तो ट्रेडिंग फिर है ना और बेटर होते जाता है। फिर आपको पता है मुझे यार ट्रेड लेना है, हाँ, और ये मेरा पैटर्न क्वालिफाई हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, ट्रेंड लाइन बनाने के टाइम पे आप एक ही चार्ट 100 लोग को दो तो मतलब कम से कम 50 डिफरेंट ट्रेंड लाइन बदलती है। Yes. सिर्फ एक चार्ट के ऊपर। तो वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। वो सब्जेक्टिव मतलब अगर वो आदमी लॉन्ग है तो वो हिसाब से बनाएगा। करेक्ट। शॉर्ट है तो फिर वो हिसाब से लाइन ट्रेंड लाइन बनाएगा। ये सब चीज है। तो मैं हमेशा जब हम लोग इंटरनल भी डिस्कस करते हैं ना, आई वुड ऑलवेज से आप अपना व्यू चार्ट पे प्रूव कर सकते हो। हाँ, ठीक है, कर सकते हैं। राइट। अब तो होता क्या है, व्यू कहाँ बना है, किस वजह से बना है, और चार्ट आप अकॉर्डिंगली देख रहे हो, ये एक तरीका। और दूसरा तरीका, मेरे को ट्रेड करना है इसलिए मैं चार्ट देख रहा हूँ। दोनों में फर्क है। तो एनीवे, ऑब्जेक्टिविटी, अब चार्ट एनालिसिस आप P&F भी बहुत सारा कर सकते हो, लेकिन जब मैं ऑब्जेक्टिविटी की बात करता हूँ, अगर ये एक ऐसा ट्रेड सेटअप आपका बन जाए, तो आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, अब ये इवन आप ऑप्शन चार्ट लगाओगे इसकी जगह, वहाँ पे भी ये पैटर्न बनता है। ओके, ठीक है। तो ये हर जगह कोई भी, फिर आप कमोडिटी लगा लो, करेंसी लगा लो, आप कोई इंस्ट्रूमेंट लगा लो, द पैटर्न रिमेंस सेम। हाँ, मतलब जहाँ पे मेरे पास प्राइस अवेलेबल है, यस, जहाँ पे मुझे प्राइस का डेटा मिलेगा, वहाँ पे तो मैं सब जगह पे ये कर सकता हूँ सर। परफेक्ट। तो अगर मैं अभी जैसे यहाँ पे मैं पैटर्न पे एक ऐसे ही सिंप्लिसिटी के लिए आपको इमीडिएटली ऑब्जर्व हो उसके लिए दिखा रहा हूँ। देखिए, ये ब्रेकआउट के मेथड्स हैं। जैसे ये आप देखो, ये 5x का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, 1 2 3 4 5, और उसका ये जो हाई था वो यहाँ ब्रेकआउट हुआ। ओके। अब ये लंबा कॉलम ऑफ x तो है ही है, लेकिन इसके साथ आपको समझ में आता है इंपॉर्टेंट हाई यहाँ निकल गया। हाँ, ठीक है। अब अगर आप पीरियड वाइज देखोगे तो ये आपको दिखेगा कि अप्रैल 2022 से लेके ये जुलाई 2022 है, 3 महीने का ये इतना पैटर्न है। फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट आपको दिखता है, फिर ये भी टर्टल ब्रेकआउट है। करेक्ट। ठीक है, और अभी तो प्राइस यहाँ पे है ही। तो ये पैटर्न है जो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे चार्ट पे देख सकते हो। करेक्ट। ठीक है। अब ये टूल पे जब आपको फॉर्मेशन समझ में आता है, ये एक अपने आप में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ही है। मैं अगर आपको ये ऐसे ब्रेकआउट के टाइम पे आप कैंडलस्टिक चार्ट्स लगाओ, वहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स लगाओ, बॉलिंजर बैंड लगाओ, आप और कुछ भी लगाओ, मोर और लेस सब कुछ यहाँ फुलफिल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हाँ, आपके सारे टिक बॉक्सेस चेक हो जाएंगे। करेक्ट है सर। ये बात मैं आपको इसलिए हाँ बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन फॉलोअर हूँ और मेरा एक दोस्त है जो 2-3 इंडिकेटर को फॉलो करता है। तो हम लोग कभी डिस्कस करते हैं कि देख, मेरे हिसाब से अभी ये स्टॉक बाय बनता है, तो बोलता है रुक मेरे को देखने दे कि मेरा सेटअप क्या बोलता है। तो 99% उसका सेटअप भी हाँ ही बोलता है वहाँ पे। तो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि अगर वो RSI का मतलब क्या है, डिटेल निकालो, तो शायद मैं वो डिटेल में जानबूझ के नहीं पर अनजाने में काम कर रहा हूँ। हाँ। और वो मेरा दोस्त जो है वो RSI को फॉलो कर रहा है, तो वो दोनों का फुलफिल हो जाता है। राइट। तो सर अभी इसमें हम लोग ट्रेडिंग का प्लानिंग कैसे करें, फिर हमारा एग्जिट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें देखना चाहिए एंट्री से भी ज़्यादा। अब एग्जिट की जब आपने बात की ना, 2-3 चीज़ें होती है। ये ऐसा चीज़ है जो इतना क्रिटिकल है कि आपका पैसा एक्चुअली बनता है वो एग्जिट से बनता है। हाँ, एंट्री से तो एंट्री एक अपने आप में ठीक है, वो स्टॉक सिलेक्शन हो गया। अब एग्जिट की अगर आप डिफरेंट मॉडल स्टडी करोगे, कहीं भी 2-3 जगह होता है। एक होता है कि मैं राइड करूँ ट्रेड को, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाए किसी तरह से राइड करूँ। जो ट्रेडर वो राइडिंग के तक पहुँच गया है, वो तो समझ लो उसका काम हो गया, मतलब ही इज़ काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स। इतना आसान नहीं है बोलना। मैं बोलूँ कि मैंने बहुत सारे चार्ट के एग्जांपल मैं इसी मेथड से लगा दूँ
कि 100 रुपये पे बाय आया था, 2200 गया, 2500 गया, 3000 गया। ओह। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखा दूँ। द थिंग इज, उसमें से कितने एक्चुअली लोग कर पाएंगे जब प्रैक्टिकल बात होता है ना, क्योंकि प्रॉफिट में बैठना बहुत डिफिकल्ट है, लॉस में बैठना बहुत आसान है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉफिट में बैठना ही है। क्योंकि हर बार हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि मैं ले लेता हूँ प्रॉफिट, इससे कम हो जाएगा तो क्या, हाँ ये सब चीज़। हाँ, तो जो लोग वो कर सकते हैं उसके लिए मतलब इसके ऊपर आप एक इंडिकेटर लगा दो, जैसे मैं एक बोलूँ एक सुपर ट्रेंड सिंपल लगा लो, और जब तक उसके नीचे प्राइस ना जाए तब तक बने रहो। दैट इज़ अ वंडरफुल टेक्निक। ओके। हालांकि उसमें और कुछ चीज़ें बात करने को, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो टू कीप इट वेरी सिंपल, दैट इज़ वन वे। दूसरा जो मैंने आपको बताया, डबल बॉटम सेल जब तक नहीं आता है तब तक आप बने रहो। दैट इज़ अ मोर प्रैक्टिकल थिंग आई वुड से। तीसरा चीज़ है, एक आप टू बिगिन विद, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, जिसको मैं रेकमेंड भी करता हूँ, आप सोच लो अगर आप कैश में, मिड कैप वगैरह में स्टार्ट कर रहे हो, 50-60% प्रॉफिट हो आई विल बुक, और 20% से नीचे मैं स्टॉप रिस्क नहीं लूँगा, मतलब उसके नीचे आई विल नॉट रिमेन इन। तो ये एक तरीका टू बिगिन विथ अच्छा है, कहीं कहीं बुक करने का भी प्रॉफिट होगा। हाँ, इसमें एग्जिट से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? री एंट्री। मतलब एक बार मैंने एंटर कर लिया, मैं दूसरी बार उसको री एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि क्या हुआ, मैंने 100 पे लिया था, मैंने 180 पे बेचा, अब 200 पे वापस कैसे खरीदूं? हाँ, अभी कैसे खरीदूं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा इवन मुझे भी बहुत बार होता है ये प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज मैंने खरीदा था और मैंने बेचा है, ये कहाँ है? ये मेरे दिमाग में है। ये मार्केट को थोड़ी पता है, और मार्केट को तो ये भी नहीं पता आप एग्जिस्ट करते हो। एक्चुअली हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है। एग्जैक्टली तो मार्केट अपने हिसाब से चलता है, और ये जो है हमारे दिमाग में है, उसकी वजह से हम री एंट्रीज नहीं करते हैं, जो चीज़ों को और तकलीफ देता है। फिर सबके साथ ये हो रहा है, मेरे सामने वो स्टॉक चल गया, वो सामने चल गया और फिर उसको कभी ले ही नहीं पाए। दैट इज नंबर मेजर प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, ऊपर में लेने का जो सो कॉल्ड डर होता है ना, मुझे लगता है जो इसको मैं बोलता हूँ कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, मतलब चीज़ ऊपर में और ऊपर में उसको और एंट्री करना। जिसने इस पे पकड़ ले लिया ना, उसके पास एक एज है, क्योंकि 90% ऑफ ट्रेडर्स रिवर्सल ढूंढने में ही लगे होते हैं, बॉटम ढूंढ में, और वहाँ उनको लगता है वहाँ मैं ले रहा हूँ ना तो रिस्क कम है। मुझे उल्टा लगता है, मुझे लगता है जब हम ऊपर में लेते हैं ना तो रिस्क कम है, बिकॉज बाकी सब तो प्रूवन है, मोमेंटम चल ही रहा है। मतलब ये जो आप बोल रहे हो ना ऊपर में लेने का, मेरा एक स्विंग ट्रेडिंग का मेथड है। हाँ, उसमें क्या होता है कि आपने 90 में लिया, फिर आपने 110 में प्रॉफिट बुक किया, हाँ, फिर थोड़े दिन बाद वो शायद 112 में आपको री एंटर कराएगा। करेक्ट। तो पहले मुझे डर लगता था हाँ। कि अरे यार ये क्या बात हो गई, ये स्टॉक तो ऑलरेडी 100% चल गया और ये अभी भी वापस एंट्री बोल रहा है, बट नहीं, वो जाता है, चलते रहता है। नो डाउट इसमें आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा कभी कभी, बट इसमें आपका जो बोलते हैं ना कि आपका चांसेस है राइट होने का वो ज्यादा होता है। करेक्ट करेक्ट, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज वेरी हाई, बिकॉज बाकी ऑड्स आपके फेवर में है। हाँ। दूसरा है कि आपको डर क्या लगता है कि नीचे जाएगा, आपके लेने के बाद नीचे जाएगा, तो स्टॉप लॉस उसके लिए ही तो है। ठीक है, जो पैटर्न है, जैसे मैंने एक डबल बॉटम सेल आपको सिंपली अभी, वो एक प्राइस पैटर्न है, अगर वो ट्रिगर हो गया तो आई विल बी आउट। ठीक है, वो तो तभी भी चांस है कि मैं नीचे में लूंगा, रिवर्सल में तभी भी होगा, तब रादर ज़्यादा डर है कि ये ऐसा ना हो कि ये ट्रैप हो और नीचे चला जाए। मैंने लाइफ में ज़्यादा ये देखा है, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट में एक बार वो चला गया ना तो वैसे भी लोगों का हिम्मत नहीं होता, वो उसको देखते ही नहीं है, स्टॉक्स ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होते हैं एंड इट कंटिन्यूज टू गो अप। ओके, ठीक है, अभी जैसे ये एग्जांपल ही है, मैंने आपको बोला यहाँ पे अगर ये पूरा इतना चला, यहाँ डबल टॉप बाय ऐसा एक पैटर्न है, ये एक एक्स के ऊपर निकला, बहुत लोगों का यहाँ लेने का हिम्मत होगा ही नहीं। करेक्ट, मुझे ये भी अच्छा पैटर्न दिखता है। ठीक है, यहाँ पे जो एज होता है ना कि एक बार आप ले लो। अभी एक एग्जांपल है, मैं आपको मैं एक्चुअली अभी आपको यही बोलने वाला था। सर हम लोग एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। लाइव मतलब जो अभी रिसेंटली हुआ हो, आप उसमें मुझे एंट्री और एग्जिट एक नॉर्मली आप मुझे समझा दीजिए। तो क्या है कि अभी हम लोग ये समझ गए कि भाई ये पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं, ये चार्ट बनता कैसे है, कॉलम कैसे बनते हैं, वो समझ गए, सब चीज़ समझ गए, बट एक नॉर्मल आइडिया आ जाएगा एक देखने वाले को भी कि हाँ इसमें एंट्री एग्जिट का क्या मेथड है। मैं बता रहा हूँ आपको, लाइव का भी बता रहा हूँ, उसके पहले एक दो चीज़ और दिखा देता हूँ। हाँ, अब देखिए, जैसे एक नंबर ऑफ डेज का ये एक ऐसा एक स्कैनर है ना, जहाँ पे आप यू गेट टू नो अबाउट, अभी मान लो इसमें है, ये एक स्टॉक है जो 10,600 दिन का ब्रेकआउट दिया है मुझे। ओ, कौन सा है ये स्टॉक? JBChem फार्मा। अभी अब यस, नंबर नेम डजंट मैटर, ये एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये इस टाइप का पूरा अब आपको देख रहे हो, ये है ना। अभी
इसी को ये जेबी कैम है, ये नंबर ऑफ डेज के और ब्रेकआउट है, जैसे 10,300 दिन का कमिंस इंडिया का ब्रेकआउट है, जी शिप में यहाँ पे 10,000 का ब्रेकआउट है। तो ऐसे स्टॉक्स भी जो आपको ऐसे मिलते हैं। अब यहाँ पे तो आप ट्रेड करने के लिए आई मीन आप एक है कि नंबर ऑफ डेज अब कैसे आप करोगे, इसमें जो हो गया कि आपने अगर हमने देखा कि जेबी कैम इफ़ आई फिगर आउट एंड यहाँ पे मैं 1% या 3%, देखिए यहाँ पे भी टर्टल ब्रेकआउट मैं आप बोलने से पहले मैं देख रहा हूँ कितने 5x है इसमें, तो आपको पैटर्न तो स्पॉट हो गया। हाँ ठीक है, नाउ आई हैव अ पैटर्न, आई ट्रेड दिस फॉर्मेशन। तो एक तो ये तरीका हो गया। मैं देखो स्टॉक्स तो मैं ऐसे भी आपको बहुत एग्जांपल दे दूं, देखो यहाँ बाय आ गया था, यहाँ सेल हो गया, हाँ करेक्ट, ठीक है, लेकिन ये मैं जो आपको बता रहा हूँ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक्स। करेक्ट। अब इसमें मैं एक और चीज़ है जो आपको बहुत बड़ा वैल्यू ऐड कर सकता है टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स। एक होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, ब्रेथ, मैं वो सब्जेक्ट्स के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी पैटर्न को लेके एक सिंपल चीज़ आपको ये बोलूँ, सेक्टर एनालिसिस। जिस सेक्टर में पहले आपको ये पैटर्न मिलता है उस सेक्टर के स्टॉक आप देखो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको निफ्टी आईटी देखो ना सर। हाँ वो आईटी भी दिखाता हूँ, उसके पहले मैं आपको ये एक एग्जांपल जो सब लोगों को भी समझ में आ जाए कि उसको देखना कैसे है। निफ्टी रियलिटी का ये चार्ट है, सिर्फ जब सेक्टर एनालिसिस में देखता हूँ 1% बड़ा होता है इसलिए 0.25% या 0.10%, जैसे भी आप मतलब वो इसको फाइन ट्यून लीड बाद में भी किया जा सकता है। अब अगर इसमें टर्टल ब्रेकआउट देखोगे, अब ये रैली में ये एक तरह से लीडिंग सेक्टर रहा है, करेक्ट। ये जो निफ्टी का रैली जो मैं मार्च में बॉटम आउट हुआ उसके बाद लीडिंग सेगमेंट रहा है आपका निफ्टी 750। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ जो वैल्यू ऐड करेगा। अगर मैं आपको बोल दूँ मार्केट क्या है, आप बोलोगे निफ्टी 50। हाँ, मार्केट में क्या है, एनएससी ने अपने लिए एक अच्छा काम किया है, निफ्टी 750 करके एक टोटल मार्केट का ग्रुप होता है। ओके। एनएससी के टॉप 750 स्टॉक्स, वो 750 स्टॉक्स का ब्रेकअप कैसा है पता है, उसमें से 250 स्टॉक है माइक्रो कैप, उसको बोलते हैं निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स 250 स्टॉक्स। ओके। बाद में 500 स्टॉक्स है वो निफ्टी के 500 है। हाँ, वो 500 में 100 स्टॉक्स फ्रंटलाइन है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 100, उसमें 150 मिड कैप है, हाँ, और 250 स्मॉल कैप है। तो ये जो निफ्टी 750 है ना, निफ्टी 100 जिसमें निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 है, फिर निफ्टी 150 मिड कैप, फिर 250 स्मॉल कैप, फिर 250 माइक्रो कैप। ओके। 50% करीब टर्नओवर होता है निफ्टी 50 स्टॉक्स में, लेकिन बाकी 50% होता है यहाँ पे। राइट। आपको मार्केट को समझना है ना, इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सारे स्टॉक्स भी होते हैं। जब ये सब चलते हैं ना तो सेंटीमेंट मार्केट में अच्छा है, कंपनीज अच्छा कर रही है, लोगों कंपनीज को पैसा आ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, इकोनॉमी अच्छा कर रहा है। तो ये जो होता है आपको सेगमेंट कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये जो मार्च से जो बॉटम लगा है ना, उसमें मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओके। इवन कुछ टाइम आउट फ्रंट लाइन को आउट परफॉर्म किया। फिर सेक्टर्स को, जैसे ये रियलिटी सेक्टर है ना, आप देखो यहाँ पे ये है करीब ये जो 5 टोटल ब्रेकआउट जिसको हम बोलते हैं, मार्च का ये ब्रेकआउट है। आपको जब सेक्टर में ब्रेकआउट मिलता है फिर उस सेक्टर का आपको स्टॉक ढूंढना है, उसमें टोटल ब्रेकआउट कहाँ है। करेक्ट, ठीक है। तो ये एक बार आपने कर, अब इसमें तो जैसे मैंने रियलिटी बोला, अब आप और इसमें देखोगे निफ्टी पीएससी जो और एक लीडर रहा है, हाँ बहुत चला ही है। हाँ ये देखो ये टर्टल ब्रेकआउट, सीरीज ऑफ टर्टल ब्रेकआउट आपको दिखेगा इसमें, ठीक है। तो ये तो एक बार आपको कहीं एक बार एंट्री यहाँ से मिलता है, फिर उस सेक्टर में आपको तब तक टर्टल ब्रेकआउट आपको मिलेगा, तब तक आपको एंट्री देखना है जब तक ये इंटैक्ट है पूरा सिचुएशन, ठीक है। इसमें हमने और काम क्या किया, बिकॉज ये प्रैक्टिकली एक इंडेक्स बना है EQW। तो सर ये जो आप चार्ट मुझे बता रहे हो ये आपका डिफाइन एज है ना? ये डिफाइन एज का है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। हाँ। ये हमने ना बहुत सारे इंडेक्स पे, क्योंकि मुझे लगता है जो निफ्टी के टोटल 23 सेक्टर है जो एनएससी ने डिफाइन किए, इसमें पीएससी है, रियलिटी है, कंस्ट्रक्शन है, ये सारे है। लेकिन मुझे लगता है मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स है, हाँ, जो एक्सचेंज में लिस्ट मतलब नहीं है उसका चार्ट, तो हमने ऐसे और 65 सेक्टर्स बनाए। ओके, ठीक है, कि एक भी स्टॉक हमसे छूटे ना, एक भी ग्रुप हमसे छूटे ना। और ये होता है कि जब कोई ग्रुप मूव कर रहा है ना, तो हमारे नज़र में पहले कैसा है, तो उसके भी ये चार्ट है। आपको पता है अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे अभी फर्टिलाइजर का कोई सेक्टर का चार्ट ही नहीं है एक्सचेंज में, और दूसरा एक अभी मैं बहुत सारे चार्ट्स देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है केमिकल सेक्टर में रिवर्सल आ रहा है,
बट मैं केमिकल सेक्टर का चार्ट कहाँ से देखूँ? तो ये बात अलग है मैं ट्रेडिंग व्यू में बनाऊँ, बट अगेन वहाँ पे सब्जेक्टिव है। करेक्ट समझो मैंने सिर्फ 3 ही केमिकल के स्टॉक लिए और वो तीनों स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट, तो मेरा चार्ट तो अच्छा बनेगा। सही बात है, तो उसके लिए मुझे सारे केमिकल के स्टॉक्स को एक साथ लगाना है। सही बात है। तो वो आपको वो सब करना पड़ेगा, प्लस हम लोग ये सब मेंटेन करते हैं ये हर एक चीज़ को। अभी जैसे अगर आपको पता होगा ये पावर सेक्टर जो है ये वन ऑफ द लीडर्स रहा है पूरे ये रैली में, और ऑफलेट बहुत स्ट्रॉन्ग चला है, देखो लंबा कॉलम ये तो मुझे लग रहा है पिछले 2 साल से ही सही चल रहा है। चल रहा है, लेकिन आपका टाइमिंग जब सही हो, जब निफ्टी बुलिश होता है तब आपको देखना है सेक्टर कौन सा बुलिश है। करेक्ट। और वो सेक्टर में आपको यहाँ से, अभी ये पावर में अच्छा हुआ है, माइनिंग बहुत अच्छा चला है, ये सब यहाँ से चलता है। इवन फर्टिलाइजर्स में अगर आपने अप्रैल में बात किया होगा तो आपका ज़्यादातर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। ये जो है ना स्टॉक सिलेक्शन, ये सेक्टर सिलेक्शन से आता है। अगर मैं आपको अब यहाँ पे अगर ऐसे दिखाऊं कि एक स्कैनर है, प्राइस में आप जाते हो, ये पॉइंट एंड फिगर का एक स्कैनर है जहाँ पे आप टर्टल ब्रेकआउट करके ऐसे सिलेक्ट करते हो पैटर्न, एंड देन आपको वो सेक्टर सिलेक्शन NSE ऑल सेक्टर्स अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ आपको पहले तो सेक्टर समझ में आता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आज की डेट में वो सेक्टर्स देखूं जहाँ पे ये पैटर्न हो रहा है ट्रिगर, तो एक ही दिख रहा है मुझे, फार्मा। ओके। जहाँ पे फार्मा में अभी ओपन करूँ, आप ये चार्ट देख के आप बता सकते हो 5x का ब्रेकआउट है या नहीं है। हाँ, और जस्ट हुआ है ब्रेकआउट। करेक्ट। अब मुझे अगर फार्मा में देखना है तो आई जस्ट गो टू द स्टॉक्स और मैं यहाँ पे डिफाइन एज फार्मा सेक्टर अगर सिलेक्ट करूँ। सर आपने तो पूरा यूनिवर्स बना दिया है। हाँ, इसमें और बहुत डेप्थ है। और यहाँ पे अब मैं, तो मेरे पास स्टॉक्स आ गए कि जहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, जहाँ पे टर्टल वाला पैटर्न ब्रेकआउट हुआ बन रहा है। अभी जैसे अगर ये आप एग्जांपल देखोगे है आपके पास, और ये स्टॉक ओवरऑल अच्छा भी रहा है, ग्लैंड फार्मा, कैपली पॉइंट। ये मतलब आप इसमें और भी एग्जांपल है, हमने इसमें और स्टॉक्स भी है। हमने JB Chem Farm अभी जो देखा Yes, तो 10,000 दिन का ब्रेकआउट है, द सेक्टर हैज़ गिवन ब्रेकआउट, स्टॉक हैज़ गिवन ब्रेकआउट, टोटल ब्रेकआउट भी है, तो आपके पास एक अच्छा ये है। देन मे बी यू कैन डू सम फंडामेंटल्स एंड ऑल, लेकिन आपके पास लिस्ट आता है। राइट। मैं हमेशा हमारे व्यूवर्स को बोलते रहता हूँ कि किसी भी एक स्टॉक का अच्छा परफॉर्मेंस आने के ऊपर 2 चीज़ों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपका वो सेक्टर में स्टॉक है तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा मार्केट का साथ होना चाहिए। अगर ये 3 कॉम्बिनेशन आपको मिल गया तो आप बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हो इन अ वेरी लो टाइम फ्रेम। तो सही है सर, ये सॉफ्टवेयर इसका क्या मतलब, मैं ये बताऊं उसके पहले मैं 5 मिनट और एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। 2 मिनट ही, मतलब ये क्या होता है कि ये सब अगर मैं एग्जांपल्स आपको बताऊं ना, आपने बोला मुझे कुछ दो, वो तो फिर भी होता है कि मैं सिलेक्टेड कुछ एग्जांपल्स दे दूं। हाँ, मैं आपको एक सिंपल एंड एक डेटा दिखाता हूँ। हाँ, ये डेटा में आपको काफ़ी चीज़ें और समझ आएगी। जैसे निफ्टी में मान लो आपका बॉटम बना है मार्च में, 1 अप्रैल से लेता हूँ, करेक्ट, 1 अप्रैल 2023, ये रैली की हम ज़्यादातर बात करते हैं। यहाँ पे मैं ग्रुप लेता हूँ PSE इंडेक्स, ठीक है, और ये है ना एक बैक टेस्टिंग का ये है, मतलब बैक टेस्ट क्यों, थोड़ा सा डेटा एनालिसिस कि क्या होता है। और इसमें एक आपके लिए जो आपने अभी बोला ना कि आप अपने व्यूवर्स को बोलते हो कि सेक्टर्स पे क्यों ध्यान देना चाहिए। हाँ, मैंने यहाँ पे एक सिंपल एंट्री कंडीशन लिया है टर्टल ब्रेकआउट, और एग्जिट कंडीशन लिया है डबल बॉटम सेल, ठीक है। और ये ना ये डेटा आता है। ये डेटा में क्या है कि एवरेज रिटर्न पर ट्रेड कितना आया, सक्सेस रेशियो कितना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना है, और एक्सपेक्टेंसी, मतलब आपने एक्सपेक्टेंसी 0 के ऊपर होना तो आपने पैसा बनाया, मतलब सक्सेस रेशियो और रिस्क रिवार्ड रेशियो का रिलेशनशिप अच्छा है। ये वेंथर फॉलोअप एक्सपेक्टेंसी, ये ना ये एवरेज नंबर है यहाँ पे, जो हमने बहुत केयरफुली क्रिएट किया है। अगर मैं ये सारे स्टॉक्स को करता तो अब तक अप्रैल से अब तक इस सेक्टर में मेरे को 13 ट्रेड आए होते हैं, जिसमें 80% से ज़्यादा चले होते, रिस्क रिवार्ड 1:3 था। सो दिस वाज अ वंडरफुल सेक्टर। अगर ये हाइंडसाइट हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ। यही चीज़ अगर मैं रियलिटी सेक्टर में करता तो भी उसमें अच्छा परफॉर्मेंस आया, ऑलमोस्ट 67% वर्केबल ट्रेड। यही चीज़ अगर मैं फर्टिलाइजर्स में करता, फर्टिलाइजर ग्रुप है, अगर उसमें मैं करता तो हिट रेशियो वाजंट गुड, ना रिस्क रिवार्ड अच्छा है, ना 40% के नीचे। निफ्टी बहुत अच्छा चला है। हाँ। ये सेक्टर के स्टॉक्स में अगर मैंने ये पैटर्न ट्रेड किया भी होता ना, रिटर्न नहीं आया होता। तो आइडिया इज, अगर आप वो सेक्टर देख लो
क्या चल रहा है मार्केट में उधर नजर रख लो। देखो कोविड के डाउनफॉल में भी फार्मा चला था, हाँ आईटी चला था। करेक्ट। मैंने अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ बुक में ये जो हर मार्केट सेगमेंट में मूव में कोई ना कोई सेक्टर होता है जो चलता है, कोई ना कोई सेगमेंट होता है चलता है। आपको वो आइडेंटिफाई करना है और उधर पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। अगर इतना सिंपल अप्रोच भी आपका ट्रेडिंग का है ना, यू कैन डू रियली वेल। ये एक मैंने इसमें बहुत सारा मैंने मतलब मेरे इसमें क्या हो गया, मैंने डेटा एनालिसिस भी बहुत किया है और मैं चार्ट एनालिसिस भी किया, और ये जो भी है ये इसमें ऑब्जेक्टिविटी एक एंगल रहा है कि एज अ ट्रेडर आई शुड बी एबल टू एक्ट, कि कल मुझे क्या करना है, ये अगर मेरा पूरा प्रोसेस बना हुआ है सो आई शुड बी एबल टू एक्ट। करेक्ट। तो मतलब ये तो बहुत सारी बातें हैं। हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को कभी और एक पार्ट बनाना पड़ेगा और डिटेल में। बट सर सही है, अभी आज आपने जो मुझे बताया ना, तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा काम और थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सर एक बार मुझे अभी आप है ना, मैं आपको जस्ट ऐसे ही एक समरी के लिए बोल रहा हूँ, आई विश आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो ये जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, ये सॉफ्टवेयर को अगर मुझे अगर यूज़ करना है तो इसका क्या क्या प्रोसेस है? जी मैं आपको इसके लिए बताऊं, देखो मैं इसको मेरा बिल्कुल भी ऐसा इंटेंट नहीं है कि मैं इसको कोई पिचिंग पॉइंट बनाऊं, लेकिन मैं जस्ट आपने इसके लिए बताऊं क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हाँ। टोटल ब्रेकआउट या ऑब्जेक्टिविटी, हाँ। ये आपको इवन किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। ये पूरा विथ एक्सपीरियंस ग्रो हुआ है। नहीं, मैं ये आपको क्यों पूछ रहा हूँ, ये आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम यहाँ पे कुछ बेच रहे हैं। हाँ। फ्रैंकली आप लोगों को बोलूँ, ये प्लान में था ही नहीं। बट अगर सर इतनी सारी चीज़ें वही पैटर्न के रिलेटेड और वही चीज़ के लिए बना रहे हैं, और जो चीज़ के लिए आपने इतनी सारी बड़ी चीज़ बनाई है, तो बहुत सारे लोगों का यही कमेंट आएगा कि ये देखना कहाँ है। हाँ राइट। तो ये जो है ना, ये हमने इसके लिए क्या किया है, ये हमने जब रूट लिया, हमने सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, तो इसका कॉस्ट होता है एक सॉफ्टवेयर का। हाँ। अब हुआ क्या है कि हमारा एक रियल टाइम सॉफ्टवेयर वाला एक पोर्टल है tradepoint.definers.com। हाँ। लेकिन वहाँ रियल टाइम F&O है, चार्ट्स वगैरह। हमने एक रूट लिया है कि क्या होता है, अगर मैं उसी सेगमेंट में और ऐड करते जाऊँगा ना तो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट बढ़ते जाएगा। हमने एक रूट क्या लिया, हमने एक ब्रोकरेज हाउस स्टार्ट किया। इवन इफ यू जस्ट ओपन अ डीमैट अकाउंट तो आपको वो सारे सेगमेंट्स का एक एक्सेस मिल जाता है, NSE, BSE, F&O। ओके। उसके साथ हम ये पूरा सॉफ्टवेयर दे देते हैं। तो जस्ट बाय ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट यू गेट एक्सेस टू दिस, जिसको zone.definers.securities बोलते हैं। उसमें आप ट्रेडिंग भी साइड पे रखो, फॉर एनालिसिस आपको ये पूरा एक्सेस मिलता है। इसका ये जो स्कैनर वर्जन है ये सिर्फ पेड वर्जन है। जो चार्ट वार्ट है रियल टाइम में सब कुछ जो टोटली फ्री है, सारे टाइप्स के चार्ट, कैंडलस्टिक, सारे इंडिकेटर, सारे पैटर्न्स, P&F, फ्रैंको, एवरीथिंग। और इसका एक कुछ रफली अराउंड 800 अ मंथ है। ये पूरा जो स्कैनर और ये सारा चीज़ होता है, इसमें सेक्टर एनालिसिस और ये सब हो जाता है। सी आइडिया इज़ ये चीज़ें ज़्यादा लोगों तक और पहुंच पाए, इसके लिए हम और कोशिश कर रहे हैं, इतना इसको और बेटर कर पाए। और ये जो है ना, ये एक ट्रेलर है, आप इतना समझो, इसमें और बहुत पॉसिबिलिटी है। मैं इसीलिए तो मैंने बोला ना। हाँ। कि अगर अभी आप लोग हमें बोलेंगे कि और एक पार्ट बनाइए, हाँ। बिकॉज मैं भी और सीखना चाहता हूँ। हाँ। तो मैं आपसे पर्सनली अभी भी सीख सकता हूँ। हाँ। बट अगर ये वीडियो को हम और बड़ा करेंगे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो आई नो कि आप इतने टाइम बोल सकते हो, बट क्या आप इतना टाइम देख सकते हो? तो सर ऑन दैट नोट मैं आप लोगों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमने आज वीडियो में ज़्यादा टाइम लिया है। एंड प्रशांत जी, बहुत ही मज़ा आया ये सुन के। मैं सच बताऊँ ना, जितना आप लोगों के लिए ये सुनने के लिए नया था ना, उतना ही मेरे लिए भी नया था। मैंने प्रशांत जी को पहले ही बोला था कि सर मेरे को पता नहीं है इसके बारे में। तो बहुत ही मज़ा आया प्रशांत सर आज। एंड आप लोग अभी मुझे बताइए, आप लोग हो जो डिसाइड करोगे कि क्या हमें इसके अंदर और डिटेल में जाना है। अगर आप लोग को लगता है कि अरे हटाओ यार ये सब बकवास है, ठीक है, जो आप बता देते हो वही सही है, तो हम लोग नहीं करेंगे। बट अगर आप लोगों को लगता है कि हमें पॉइंट एंड फिगर के बारे में और डिटेल में सीखना चाहिए, तो हम लोग प्रशांत जी के साथ और एक वीडियो बनाएंगे, और वो वीडियो का इंटेंशन सिर्फ लर्निंग रहेगा कि अब आगे क्या करना है। तो ये एक आप समझ लीजिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने आज समझाया, प्रशांत जी ने बताया जी। तो ये एक चीज़ है। थैंक यू प्रशांत जी। एंड सर मैं हमारे हर एक गेस्ट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके। कि क्या किसी आदमी को अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना है, ओके, तो क्या ये चीज़ करनी चाहिए? क्योंकि कोविड के बाद है ना सर, बहुत सारे लोग मिसगाइड हुए हैं। तो आप अगर कुछ गाइडेंस दे सको इसके ऊपर, या फिर उसको क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? अगर आप इस चीज़ को सोचोगे ना कि कोविड के बाद भी हुआ है, अब फुल टाइम ट्रेडिंग पहली बात तो क्यों करना है ना? मैं बताता हूँ क्यों करना है। क्योंकि मेरे को जॉब नहीं करना है। हाँ, मेरे को बस मेरा हर महीने का 50,000 रुपये आ जाए।
तो एक बात तो है कि जॉब नहीं करना है ना, मतलब मुझे वो तो रीज़न क्या है, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो ना हो, जॉब नहीं करना है पहली बात। दूसरी बात है कि ट्रेडिंग में इंटरेस्ट भी है, आप उतना एफर्ट लेने के लिए रेडी हो क्या? क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि कोई शॉर्टकट है कि मैं कुछ चीज़ करूंगा और मेरे को पैसा आते जाएगा, हाँ तो लोग इंडस्ट्रीज नहीं डालते थे ना, लोग ये सब नहीं करते थे अगर इतना आसान होता तो। करेक्ट। तो पहले तो वो अगर माइंडसेट से आ रहे हो तो बिल्कुल फुल टाइम ट्रेडिंग में आओ ही मत। आप इसको साइड में भी कर सकते हो, ऐसी बहुत मेथड्स है, ये भी ऐसी मेथड है, आई एम श्योर आप भी जैसे कर रहे हो, यू डोंट नीड फुल टाइम। मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि आप जॉब करते करते भी अच्छा काम कर सकते हो। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा काम कर सकते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है फुल टाइम। हाँ, फुल टाइम में आना है उनके लिए है जो पैशनेट है टू एक्सप्लोर और डीप में जाने की एफर्ट लेने के लिए। इसमें एफर्ट ज़्यादा है, आप जो जॉब में ले रहे हो ना उससे ज़्यादा एफर्ट है। करेक्ट। और इसमें ना ही सिर्फ फिजिकल, आपको मेंटली भी बहुत प्रिपेयर होना है। Correct. और बहुत सारी चीज़ें करनी। वो एफर्ट लेने के लिए, टूटने के लिए अगर रेडी हो तो आओ। और फिर बहुत अच्छा फील्ड भी है अगर आप उसको एज अ बिजनेस करोगे। बाकी एज अ टाइम पास और ये पैसा बनाने के लिए आना है तो मत आओ, तो ये आप साइड में भी कर सकते हो। देखो, आपको ये क्वेश्चन का आंसर है ना बहुत ही हार्श या रूड लगा होगा, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे वीडियोस में मैं हमेशा सच बात करने की कोशिश करता हूँ और सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। वो और वही करनी चाहिए। तो ठीक है, अगर आप लोगों को लगी है तो कोई बात नहीं, बट यही फैक्ट है। आज नहीं तो 1 साल बाद, नहीं तो 2 साल बाद आप भी ये चीज़ को समझ जाओगे। बिल्कुल सही। इनफैक्ट आप जॉब करते करते बहुत अच्छे सिस्टम है, आप उसको फॉलो करोगे तो आपका एक कैश फ्लो भी चालू रहेगा और आपका ट्रेडिंग भी चालू रहेगा। बिल्कुल। तो थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। और प्रशांत जी की 4 बुक है, राइट? या 4 बुक्स है। तो अगर आप लोगों को प्रशांत जी की किसी भी बुक को परचेज करना है तो आप वो ज़रूर करिए। बट अगर आपको इसके बारे में और भी सीखना है ना, तो प्रशांत जी का भी यूट्यूब चैनल है, राइट? आप उसमें कुछ ना कुछ बताते रहते हो। हाँ, मतलब मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा नॉट सो फ्रीक्वेंट, लेकिन हाँ, तो आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि अगर आप लोगों को इसका एक पार्ट 2 चाहिए जिसमें हम लोग डिटेल में ये चीज़ के बारे में सीखे, और मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो में कि सर आप हमें एक सिस्टम भी बता देना जो सिस्टम को शुरुआत में लोग फॉलो करें। ठीक है, वो भी। हालांकि ये जो सिस्टम भी मैंने बताया है, हाँ। ये अपने आप में एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको लोग फॉलो कर सकते हैं। टर्टल ब्रेकआउट एंट्री, डबल बॉटम सेल एग्जिट और सेक्टर एनालिसिस पहले प्राइमरी है। करेक्ट। हम ये कर सकते हैं, हम कभी रैंकों पे भी बात कर सकते हैं। करेक्ट। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।